हेलो एवरीवन। हम लोग अपनी सीरीज एनसीईआरटी प्लस की सीरीज में आज लेक्चर 2 करने वाले हैं। क्या है एनसीईआरटी प्लस की सीरीज? यहाँ पे वी आर ट्राइंग कि हम लोग क्लास 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है, ये वाली जो एनसीईआरटी है, ओके, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको बेसिक समझ में आए, ओके, एंड यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। जो ये बुक कवर की जा रही है, ये लेटेस्ट वाला जो वर्जन है उसको कवर किया जा रहा है। एंड बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो भी है, साथ में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है। ओके, एंड दिस इज अ सीरीज ऑफ एनसीईआरटी प्लस प्लस बिकॉज जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसमें थोड़ा एडिशन करके कुछ डेप्थ एंड ब्रॉड कवरेज को भी हम लोगों ने थोड़ा ब्रॉड कवरेज करने की कोशिश की है, जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। माय नेम इज अनवर हुसैन एंड मैं आपकी ये सीरीज ले रहा हूँ एनसीईआरटी प्लस की मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। हम लोग आज लेक्चर 2 करने वाले हैं। लेक्चर 1 हम लोगों ने किया था, जिसमें जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर था, इट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, हम लोगों ने उसको लेक्चर 1 में कवर किया था। डू वॉच दैट लेक्चर ऑल्सो। एंड जो आज का लेक्चर है वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो यस, इंट्रोडक्शन टू द नेशनल इनकम अकाउंटिंग ये है। ओके, तो व्हाट इज दिस नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये है क्या? ओके, तो हम लोग एक बार बस देख लेते हैं कि पहले ये जो चैप्टर 2 है इस बुक का, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। ओके, दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स व्हाट इट एक्सप्लेन्स फंडामेंटल फंक्शनिंग ऑफ अ सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, इसको भी हम लोग समझेंगे। ओके, तो जनरली क्या होता है कि मॉडल्स तैयार किए जाते हैं। जो इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें कुछ मॉडल्स तैयार किया जाता है ताकि किसी फिनोमेना को, किसी इकोनॉमिक फिनोमेना को समझा जा सके। ओके, तो नेशनल इनकम को भी समझने के लिए कुछ मॉडल तैयार किया गया। तो एक सिंपल इकोनॉमी का मॉडल लिया जाता है, उसके बाद हम लोग उसमें जो ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की तरफ जाते हैं, दैट इज जो ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ डील करता है। ओके, जो रियलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ जाता है हम लोग उस पर फिर डील करते हैं। ओके, हम लोग उसके बारे में सब कुछ बात करेंगे। ओके, ओके, मेरा बिट फर्स्ट। ओके, सो यस, ओके, तो व्हाट वी आर डीलिंग टुडे इज विथ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। क्या है नेशनल इनकम अकाउंटिंग? ओके, नेशनल इनकम अकाउंटिंग 3 वर्ड है। ओके, पहला वर्ड है नेशनल, दूसरा है इनकम और तीसरा है अकाउंटिंग। 3 वर्ड है। ओके, नेशनल क्या होता है, इनकम क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है? लेट्स स्टार्ट विथ नेशनल। ओके, तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जो नेशनल है, ओके, आपको पॉलिटिकल साइंस में या फिर आप जब पॉलिटी पढ़ते होगे तो उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन है। क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन? दैट इज सेट ऑफ पीपल, अ सेट ऑफ पीपल जो कि बॉन्डेड है, एक दूसरे से बॉन्डेड है। और कैसे बॉन्डेड हो सकते हैं? वो हिस्ट्री के थ्रू बॉन्डेड हो सकते हैं, वो कल्चर के थ्रू बॉन्डेड हो सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेज के थ्रू हो सकते हैं। इस तरीके की चीजें जो होती है वो नेशन कहलाता है, कि अ सेट ऑफ पीपल हु आर बॉन्डेड टू ईच अदर। बॉन्डेड नॉट इन द लिटरल सेंस, बट दे हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, दे हैव अ सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी। वो सब एक दूसरे को एक समझते हैं। ओके, सो दैट इज अ नेशन। That means what? That nation is a what? Nation is a cultural concept. Set of people which are bonded to each other. Bonded through what? Bonded through history, through culture, through heredity, through language, etc. Okay. So this is nation, the concept of nation. However, और एक वर्ड आप लोग सुनते होंगे, दैट इज ऑफ स्टेट। स्टेट क्या है? स्टेट एक पॉलिटिकल टर्म है, जैसे नेशन क्या है? नेशन एक कल्चरल टर्म है। ओके, नेशन क्या है? कल्चरल टर्म है। स्टेट एक पॉलिटिकल टर्म है। स्टेट एक पॉलिटिकल टर्म है। एक बार यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि व्हाट इज मेंट बाय स्टेट। तो स्टेट के लिए जो बेसिक फीचर्स है वो ये है कि एक सेट ऑफ पीपल है, एक सेट ऑफ पीपल रह रहे होंगे कहाँ? तो कोई एक डिफाइंड टेरिटरी में रह रहे होंगे। ओके, डिफाइंड टेरिटरी में रह रहे होंगे एंड यहाँ पे एक सोवरेन अथॉरिटी होगी, एक अथॉरिटी होगी जो इनको गाइड कर रही होगी, इस टेरिटरी में रहने वाले पीपल को गाइड कर रही होगी एंड वो सोवरेन होगी। दैट इज कोई और उनके एवर पावर नहीं होगा जो इनको डिक्टेट करेगा। ये जो अथॉरिटी है ना, इस अथॉरिटी के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होगी जो डिक्टेट करेगा कि आपको इस अथॉरिटी को क्या करना है और क्या नहीं करना है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। ओके, तो स्टेट इज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। ओके, नेशन इज अ व्हाट? नेशन इज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट। अच्छा, जब हम लोग इसको देख रहे हैं तो हम लोग साथ में और भी कुछ रिलेटेड टर्म्स है उसको भी देख लेते हैं।
ओके, बिकॉज जब हम लोग नेशनल इनकम करेंगे तो ये चीजें काम आएंगी। ओके, सो जो नेक्स्ट चीजें हैं, ओके, तो इसके अलावा आप टर्म सुनते होगे, लेट्स सपोज कि आपने टर्म सुना होगा कंट्री का। तो कंट्री क्या है? कंट्री एक जियोग्राफिकल टर्म है। कंट्री एक जियोग्राफिकल टर्म है। ओके, जियोग्राफिकल टर्म्स का मतलब कि ये जियोग्राफी में डील करता है कि टेरिटरी क्या है, बाउंड्री क्या है। ओके, टेरिटरी एंड बाउंड्री से डील करता है। ओके, एंड नेशन और स्टेट को मिला करके जो एक कॉन्सेप्ट आता है उसको हम लोग नेशन स्टेट कहते हैं। नेशन स्टेट इज अबाउट व्हाट, कि आप दोनों के फीचर हैं, ठीक है, कि एक सेट ऑफ पीपल है, सेट ऑफ पीपल हु आर बॉन्डेड, सेट ऑफ पीपल हु आर लिंक्ड टू ईच अदर, बॉन्डेड और लिंक्ड टू ईच अदर। ओके, लिंक टू ईच अदर, प्लस अब स्टेट के भी कॉन्सेप्ट को ले आते हैं साथ में, तो क्या होगा कि एक टेरिटरी होगी। ओके, टेरिटरी होगी और क्या होगा, टेरिटरी होगी एंड एक सोवरेन अथॉरिटी होगी। ओके, तो जो स्टेट नेशन ये सारे टर्म है, ये बहुत अलग टर्म्स है। जब हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग को पढ़ते हैं, जब हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग को पढ़ते हैं, तो वहां पे जो नेशन का मतलब है ना, यहाँ जो नेशन है उसको दो टर्म्स में बांटा जाता है। दो, फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम अकाउंटिंग में नेशन को दो तरीके से देखा जाता है। एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट में देखा जाता है, और एक क्या है, एक आप समझ लो कि एक नेशनल, लेट्स सपोज कि एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कह लो आप, एक सिटीजनशिप के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाता है। ओके, टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट से जो निकल करके आता है उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं, और जो सिटीजनशिप से निकल करके आएगा उसे हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। नेशनल इज अबाउट द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ओके, एंड जब हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे तो डोमेस्टिक में क्या होगा, टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट होगा। ऑब्वियसली ये सारी चीजें आएंगी, हम लोग बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बट जस्ट टू नो कि अगर चैप्टर हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग है तो इसमें नेशनल का मतलब क्या है। उसके बाद है इनकम। इनकम का क्या मतलब होता है? इनकम इज अबाउट कि जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एक, जो आप एक सिंपल इकोनॉमी की मॉडल लेते हो। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था। ओके, तो एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है, ठीक है। हाउस होल्ड किसी चीज को डिमांड कर रहा है, ओके, एंड फर्म उस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है। हाउस होल्ड क्या करेगा, डिमांड करेगा, एंड फर्म जो है उस चीज को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो हाउस होल्ड जो है और क्या करता है, तो हाउस होल्ड फर्म को लेट्स सपोज लेबर की सर्विस देता है, या फिर कोई भी फैक्टर सर्विस देता है, फैक्टर सर्विस देता है। क्या क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हम लोगों ने कल पढ़ा था, विच इज नेचुरल रिसोर्स है। ओके, नेचुरल रिसोर्स है, और क्या है, जस्ट अ सेकेंड, यस, नेचुरल रिसोर्स है। उसके बाद क्या है, लेबर है, कैपिटल है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। तो किसी हाउस होल्ड से मैं और आप किसी कंपनी को ये सारी सर्विस दे सकते हैं, ठीक है, कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है। ओके, ये नेचुरल रिसोर्स है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है। लेट्स सपोज कि मैंने किसी कंपनी में, किसी फर्म में जो है काम लिया। ओके, लेट्स सपोज कि मैं अनअकैडमी में अपना लेबर सर्विस दे रहा हूं, तो उसके बदले में अनअकैडमी मुझे क्या दे रही है, उसके बदले में अनअकैडमी मुझे पेमेंट कर रही है। उस पेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेजेस बोलते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली बार देखा था। तो जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसके करस्पॉन्डिंग जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसके करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर इनकम आता है ना, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इनकम का मतलब ये है। ओके, इनकम का मतलब क्या, फैक्टर इनकम। क्या क्या फैक्टर इनकम, 4, दैट इज रेंट। रेंट करस्पॉन्ड टू व्हाट, जो नेचुरल रिसोर्स है उसके करस्पॉन्डिंग रेंट आता है। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा, वेज। अच्छा, वेज किसके करस्पॉन्डिंग आता है, तो वेज आता है कि जब आप फैक्टर सर्विस में आप लेबर सर्विस दे रहे होगे। उसके बाद अगर आप फैक्टर सर्विस में कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, इसे इंटरेस्ट मिलेगा। कल हम लोगों ने इसको डिटेल में देखा था। ओके, एंड जो फोर्थ फैक्टर इनकम है, दैट इज अबाउट जो है प्रॉफिट, ठीक है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आपकी कंपनी है, आपने लोगों को लेबर पे हायर कर रखा है, आप नेचुरल रिसोर्स आप लेकर के आ रहे हो ताकि किसी चीज का प्रोडक्शन हो सके। ओके, आप लेबर को हायर कर रहे हो एंड आप कैपिटल भी कहीं से ला रहे हो, ठीक है। सब कुछ करने के बाद आप एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करोगे, आप उसको सेल करोगे तो रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू के बाद आप इन तीनों को फैक्टर पेमेंट दे दोगे, ठीक है। तो टोटल जो आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा, रेवेन्यू माइनस फैक्टर पेमेंट जो इन तीनों को मिला होगा। ओके, ये जो फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम आप कह लो, जो तीनों को मिला होगा, दैट इज रेंट, वेज एंड इंटरेस्ट। देने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। तो जो एंटरप्रेन्योर होगा वो क्या गेन करेगा, प्रॉफिट गेन करेगा। ओके, सो
हम लोगों ने कल इसको डिटेल में देखा था। ओके, सो दीज आर दी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके करस्पॉन्डिंग कुछ फैक्टर्स इनकम है, 4 के, चारों के करस्पॉन्डिंग। ओके, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम लोगों ने नेशन को समझा कि नेशनल का कॉन्सेप्ट क्या है, कि एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग जीडीपी के बारे में जानेंगे। एक सिटीजनशिप टाइप का कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग जीएनपी निकालते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद हम लोगों ने नेशन के बाद समझा है कि इनकम क्या होता है। तो इनकम इज अबाउट व्हाट? इनकम इज अबाउट फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम विच इज given to the household on behalf of what? On behalf of the service that is given by the factors of production. Okay, जो आप और हम सर्विस दे रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर इनकम आ रहा है। ओके, तो नेशनल इनकम, एंड उसके बाद जो थर्ड टर्म आता है दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ओके, अकाउंटिंग का मतलब किसी चीज को अकाउंट करना, कैलकुलेट करना। ओके, तो हम लोग क्या यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो हमारा नेशन है उसका जो इनकम है, नेशन का जो इनकम है उसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, इस अकाउंटिंग का जो तरीका है ना, ये डिफरेंट टाइप 3 तरीका होता है मोस्टली कैलकुलेट करने का। हम लोग हर एक चीज डिटेल में देखेंगे। अभी वी आर फॉर टाइम बिंग हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग जस्ट एक ओवरव्यू ब्रीफ देख रहे हैं। ओके, हम लोग इसके अंदर जब जाएंगे तो हर एक चीज को अच्छे से देखेंगे। ओके, तो अकाउंटिंग करने का 3 तरीका होता है। एक मेथड को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, या फिर एक आउटपुट मेथड कह लो आप इसको, या फिर एक वैल्यू एडेड मेथड होता है। इसके अलावा क्या होता है, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। जब आज हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझेंगे तो ये सारी चीजें भी क्लियर होगी। ओके, थर्ड क्या होता है, आपको इनकम मेथड होता है। ओके, ये 3 मेथड है जिसके थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है कि किसी कंट्री का जो इनकम है वो है ना, इनकम कहां से आ रहा है, इनकम हो रहा है किसी चीज के गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज जो भी कंपनीज प्रोड्यूस कर रही है, कोई भी जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है, उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा था, उस वो चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो फैक्टर इनकम दिया गया, ठीक है, तो वो सारा का सारा इनकम को जब आप कैलकुलेट करते हैं नेशनल लेवल पे, नेशन में करोड़ों कंपनी होगी लेट्स सपोज, ठीक है, एंड सबने कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितना गुड्स बना, सर्विसेज बना, उस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में कितना इनकम जो है हाउस होल्ड सेक्टर को मिला है। जब हम लोग सारा का सारा इनकम एक जगह कैलकुलेट करते हैं, या फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया, ओके, विद इन अ ईयर लेट्स सपोज, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहते हैं। ओके, सो दिस इज इट। ओके, अब हम लोग अपने इस पे आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट। ओके, इंट्रोडक्शन टू द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। We change the pen color. Okay, let's keep it blue. Okay, तो फंडामेंटल फंक्शनिंग ऑफ द सिंपल इकोनॉमी, क्या सिंपल और कॉम्प्लेक्स है वो भी हम लोग देख लेंगे। ओके, तो ये चैप्टर क्या क्या डिस्कस करता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझ पाओगे तो ही आप पूरा का पूरा थ्री मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग को आप तब समझ पाओगे। ओके, जिससे ये निकल कर के आएगा 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ओके, सब कैटेगरीज ऑफ नेशनल इनकम, बिल्कुल इसको भी पढ़ेंगे कि नॉट जस्ट जीडीपी जीएनपी होता है, एंड भी बहुत सारा एनएनपी है, और भी बहुत सारी चीजें। ओके, साथ में प्राइस इंडेक्सेस के बारे में बात करा, जैसे जीडीपी डिफ्लेटर है, जीडीपी पढ़ेंगे तो जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में पढ़ेंगे, सीपीआई के बारे में कुछ बोल रखा है, डब्ल्यूपीआई के बारे में एनसीईआरटी ने जो भी बोल रखा है। ओके, तो उन सब चीजों के बारे में, एंड एट द लास्ट ये चैप्टर डील करता है कि व्हाई जीडीपी इज नॉट अ वेरी गुड मेजर। ओके, ये वेलफेयर का इंडिकेटर कैसे नहीं है। ओके, सो दिस इज व्हाट दिस चैप्टर डिस्कसेस, चैप्टर 2। ओके, सो यस, तो जो इकोनॉमी एनसीईआरटी है ना, वो पहले एक चीज बात करती है कि इकोनॉमी किसी नेशन का वेल्थ होता क्या है। ओके, एंड वो वेल्थ किन चीजों पर डिपेंड करता है वो बताता है। तो ये कहता है कि जो कोई भी कंट्री है ना, आप इकोनॉमिक सर्वे देखोगे, कुछ साल पहले के इकोनॉमिक सर्वे थी, वो एक बात करता है रिसोर्स कर्ज की बात करता है, एंड दिस इज अ वेरी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट। ओके, रिसोर्स कर्ज की बात करता है। तो हम लोग वेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ अ नेशन क्या है, एंड देन उससे हम लोग रिसोर्स कर्ज पे भी जाएंगे। ओके, तो इकोनॉमिक वेल्थ है कि किसी कंट्री के पास अगर नेचुरल रिसोर्सेज है, लेट्स सपोज कि उसके पास बहुत कोल है, आयरन ओर है, तो कंट्री नेचुरली क्या होनी चाहिए, या फिर लेट्स सपोज कि पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है वो बहुत है किसी कंट्री में। ओके, अब आप क्रूड ऑयल का अगर आप एग्जांपल लोगे तो आप दो कंप्लीटली डिफरेंट कंट्रीज को देखो। एक आप वेनेजुएला को देखो,
कब से वो कंट्री, कितने दिन हो गए वो कंट्री पूरी की पूरी जो है एकदम डिप्रेशन में चल रही है, पूरी की पूरी प्रॉब्लम में चल रही है वो कंट्री, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड द कंट्रीज ऑफ द गल्फ, ठीक है, इनके पास भी क्रूड ऑयल है, बट डिस्पाइट द फैक्ट कि वेनेजुएला जो है उसके पास जो लार्जेस्ट रिजर्व माना जाता है, लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व माना जाता है, रिजर्व कह रहा हूं मैं, प्रोडक्शन नहीं, रिजर्व की बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल की। गल्फ कंट्रीज के पास लार्जेस्ट रिजर्व नहीं है, दो दे हैव दी ऑयल रिजर्व, बट लार्जेस्ट नहीं है, बट स्टिल दे आर फ्लरिशिंग। कंट्रीज लाइक आप देखो, कतर को देखो आप, ओके, आप कंट्रीज लाइक कतर को देखो, ओके, कतर देखो, बहरीन देखो, सऊदी देखो, यूएई देखो, ये सारे के सारे दे आर फ्लरिशिंग ऑन दी मनी ऑफ द क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, इन सब चीजों के ऊपर आप ये फ्लरिश कर रहा है। एट द सेम टाइम वेनेजुएला क्यों नहीं कर रहा है? बहुत डिफरेंट रीजंस है, ऐसा नहीं कि एक ही फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाउएवर एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये कहता है कि मेयरली हैविंग द रिसोर्स इज नॉट इनफ। किसी कंट्री के पास रिसोर्स है तो उस वो इनफ नहीं है। अगर आपके पास रिसोर्स है भी, लेट्स सपोज, तो आपको उस रिसोर्स से क्या करना पड़ेगा ना, आपको उस रिसोर्स को बेस्ट यूटिलाइज करना पड़ेगा ताकि उसको आउटपुट बन सके। अब इस आउटपुट को आपको जो है, आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप सेल कर सको। एंड इन सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि कंट्री जो है वो स्टेबल हो, पॉलिटिकली स्टेबल हो, ठीक है, सोशली स्टेबल हो, बहुत सारी चीजें जो है वो डिपेंड करता है इसलिए। तो इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ अ नेशन जो है, किसी कंट्री का जो वेल्थ है, इट डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, इट डिपेंड्स ऑन हाउ रिसोर्सेज आर यूज्ड, जिसने अच्छे से यूज किया। कंट्रीज लाइक वेनेजुएला के एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं, तो वहां पे बोला जाता है कि करप्शन ह्यूज है, ह्यूज पीक पे करप्शन है। आप इंडिया का एग्जांपल देख लो, जो जो जिस जिस स्टेट के पास बहुत रिसोर्सेज है, स्टेट लाइक उड़ीसा, स्टेट लाइक झारखंड, स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, ये सारे वो स्टेट हैं जिनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं। एंड ये वो ही स्टेट हैं जो कि बहुत लाइक वो सोशल इंडिकेटर्स में बहुत नीचे आते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बहुत नीचे आते हैं, बहुत ही जो है गरीब, बहुत वेरी पुअर स्टेट्स माना जाता है इनको। दैट इज व्हाट इकोनॉमिक सर्वे एक बार डील कर रहा था, एंड इट टर्म्स इट कॉल, इकोनॉमिक सर्वे ने उसे टर्म दिया था रिसोर्स कर्ज का, कि रिसोर्स होना अपने आप में एक कर्ज हो चुका है, कर्ज है कि रिसोर्स हो, जिसके पास भी है वो एक कर्ज की तरह काम कर रहा है, वो कभी फ्लरिश कर ही नहीं रहा है। ओके, हाउएवर बहुत सारे इसमें एसोसिएटेड फिनोमिना, इट इज नॉट एज सिंपल, ओके, बट ठीक है, अगर आपको कभी ये टर्म भी देखने को मिला या फिर आप मेंस में इस इन टर्म्स को यूज कर सकते हो जो कि इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया। ओके, तो एनसीईआरटी इसी बारे में कहती है कि इकोनॉमिक बस रिसोर्सेज होने से कोई मतलब नहीं है, रिसोर्स कैसे यूज हो रहा है, प्रोडक्शन कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ओके, प्रोडक्शन कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इस बात पे भी डिपेंड करता है। ओके, लेट्स सपोज की कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो किस मॉडल पे काम करेगी। ओके, सोशलिस्ट कंट्री है, वो किस तरीके से प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद है कि हाउ इनकम एंड वेल्थ आर जनरेटेड फ्रॉम प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो एक चीज है ना, कि लेट्स सपोज आपके पास रिसोर्स था, आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया, ओके, उसके बाद आपको उसको सेल भी तो करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, इस सेल के थ्रू इनकम आएगा। अब आपके पास रिजर्व बहुत है, आप आउटपुट भी कर रहे हो बट आप सेल नहीं कर पा रहे हो, लेट्स सपोज, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड है अबाउट दैट इंडिकेट्स कि किसी इनकम का, किसी इकोनॉमी का जो है वो वेल्थ कैसा होगा। ओके, ठीक है। सेकंड थिंग दैट द एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट द फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन, तो ये बताता है कि प्रोडक्शन अकर्स व्हेन पीपल कंबाइन लेबर, रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। वही आप जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है ना, सिंपल बात है, प्रोडक्शन का प्रोसेस है, लेट्स सपोज कि एक एंटरप्रेन्योर है, ये जो पीपल है ना, ये एक एंटरप्रेन्योर है, ये क्या करेगा, ये लेबर हायर करेगा, ये रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करेगा, ये टेक्नोलॉजी लेकर के आएगा। ओके, एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। ओके, तो किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है चीजों को, सारा का सारा, तो उससे प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करेगा। नथिंग मच टू टॉक अबाउट इन दीज थिंग्स। ओके, जो कि एनसीईआरटी इनिशियली बात करता है। इन मॉडर्न इकोनॉमीज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय मिलियंस ऑफ एंटरप्राइजेस। यस, ऑब्वियसली दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर सेल इन द मार्केट। बिल्कुल ठीक। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ना, टाइप्स ऑफ गुड का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, सो स्विच, यस, ठीक है। तो गुड्स है, गुड्स को समझना जरूरी है। ओके, तो जो गुड्स है ना, नॉट गोइंग, गुड्स है, तो गुड्स को हम लोग जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं गुड्स को। ओके, गुड्स को बहुत डिफरेंट तरीके से बांटा जाता है। लेट्स सपोज कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाओगे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको अलग तरीके से देखता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स को देखता है। जैसे कि वो बोलेगा कि वेबिलन गुड क्या होता है, लग्जरी गुड क्या है, ओके, एसेंशियल गुड्स क्या है,
ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, ये सारी चीजें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ना हम लोग गुड्स को ना दो तरीके से बांटेंगे। ओके, गुड्स को दो तरीके से बांटेंगे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कि ओनर कौन है गुड का। ओके तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जब हम लोग बांटते हैं गुड को, तो गुड दो तरीके का है, एक गुड प्राइवेट गुड होगा और एक पब्लिक गुड होगा। प्राइवेट गुड का क्या मतलब और पब्लिक गुड का क्या मतलब है कि ये जो गुड है ना उनका ओनरशिप किसके पास है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, ओनरशिप जो है वो किसके पास है। ठीक है, प्राइवेट गुड प्राइवेट है या गुड पब्लिक है। ओके, दैट इज कि किसी इंडिविजुअल का है या फिर सबका है। पब्लिक गुड का मतलब आप समझ लो कि लेट्स सपोज कि जो गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जो कि सबके लिए अवेलेबल है। ओके, प्राइवेट गुड क्या है, वैसा नहीं है, ये सबके लिए अवेलेबल नहीं होता है। आपने अगर अपने लिए एक कार खरीदी है तो वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है, आप यूज करोगे बस उसको। देयरफॉर प्राइवेट एंड पब्लिक गुड को बांटने का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, दो बेसिस पे इसको जो दो क्राइटेरिया बोलो आप, दो क्राइटेरिया के ऊपर इसको समझा जाता है कि वेदर अ गुड इज अ प्राइवेट गुड और अ पब्लिक गुड। ओके, तो दो क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया का नाम है, उसका नाम है कि राइवलनेस, और दूसरा क्राइटेरिया जो उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूडेबिलिटी। एक्सक्लूडेबिलिटी और राइवलनेस का चीज होता है। क्या होता है दोनों चीज हम लोग समझते हैं। ओके, राइवलनेस इज अबाउट कि अगर पर्सन वन एक गुड को, ये एक पर्सन वन है, अगर एक पर्सन वन ने एक गुड है, ठीक है, एक गुड को कंज्यूम किया है, ठीक है, तो लेट्स सपोज ना कि टोटल इकोनॉमी में 40 केजी राइस था, लेट्स सपोज, ठीक है, 40 केजी राइस था। पर्सन वन अगर इसमें से 2 केजी राइस खरीद लेता है, खुद के लिए खरीद लेता है। ओके, और यहाँ पे एक पर्सन 2 है, इसको भी खरीदना है, पर्सन 3 है, इसको भी ये राइस खरीदना है, बट जो सप्लाई है लेट्स सपोज कि वो लिमिटेड है। ओके, तो एक के कंजम्पशन के कारण दूसरे के लिए या तीसरे के लिए एंड सो ऑन जो बचेगा ना वो प्रोडक्ट कम बचेगा। तो अब इसके लिए क्या बचा, अब इसको 38 केजी राइस में से ही कुछ खरीदना पड़ेगा। लेट्स सपोज इसको खुद के लिए 40 केजी चाहिए था, लेट्स सपोज इसको अकेले के लिए 40 केजी चाहिए था, बट इससे पहले पर्सन वन ने यहाँ पे 2 केजी खरीद लिया। तो क्या अभी इसके लिए पॉसिबल है कि वो पूरा का पूरा 40 केजी खरीद पाएगा? नहीं, वो 38 केजी ही मैक्सिमम खरीद पाएगा। ओके, इसी तरह जो पर्सन थर्ड है उसके लिए शायद कुछ ना बचे। तो राइवलनेस का मतलब यह है कि कंजम्पशन ऑफ वन से दूसरे का कंजम्पशन जो है वो इंपैक्ट हो जाएगा। ओके, एक ने अगर किसी चीज को कंज्यूम किया तो दूसरे के लिए वो चीज जो है वो कम पड़ जाएगा। ओके, तो ये होता है प्राइवेट गुड का जो गुड का जो दो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके ऊपर गुड को समझा जाता है कि वेदर अ गुड इज अ प्राइवेट गुड और अ पब्लिक गुड। किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो राइवलनेस के ऊपर। राइवलनेस का मतलब कि कंजम्पशन ऑफ वन वुड लीड टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट फॉर द अदर। ओके, उसके बाद क्या सेकंड क्राइटेरिया आता है एक्सक्लूडेबिलिटी का। एक्सक्लूजन और इंक्लूजन आप ऑब्वियसली समझते हो, ठीक है, हम लोग यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एक्सक्लूजन का ये मतलब है ना कि अगर एक गुड ऐसा है, कि लेट्स सपोज कि वो एक प्राइवेट गुड है, आपने एक कार खरीदा है, तो आप अगर चाहोगे तो आप पर्सन वन को बोलोगे कि आप मेरे साथ चलो एंड आप मेरे साथ इस कार में घूम सकते हो, बैठ सकते हो। ठीक है, एक पर्सन टू है, आप इसको इंक्लूड कर रहे हो पर्सन वन को कि आप मेरे साथ इस कार में घूम सकते हो। आप पर्सन टू को कह सकते हो कि आप मेरी कार में नहीं बैठ सकते हो। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, तो एक्सक्लूजन जो है ना वो बिल्कुल जो है वो आपके हाथ में है। ओके, सो प्राइवेट जो गुड्स होता है उसका ये दो क्राइटेरिया कि दीज प्राइवेट गुड्स आर राइवल गुड्स एंड एक्सक्लूडेबल गुड्स। व्हाट? प्राइवेट गुड्स आर राइवल गुड एंड एक्सक्लूडेबल गुड्स। ओके, प्राइवेट गुड्स। ओके, अगर हम लोग पब्लिक गुड्स के बारे में बात करेंगे, अब अगर हम लोग पब्लिक गुड्स के बारे में बात करेंगे, ये रहा पब्लिक गुड्स, दैट इज जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखा है मोस्टली। ठीक है, नॉट नेसेसरली गवर्नमेंट, हो सकता है कि कोई जो है किसी ट्रस्ट ने किसी गुड को प्रोवाइड किया, हो सकता है कि नॉट जस्ट गवर्नमेंट, किसी ट्रस्ट ने भी उसको प्रोवाइड किया और उसको बोला हो कि ये बिल्कुल नॉन राइवल है, ऐसा। अच्छा, राइवलनेस और नॉन राइवलनेस ना वो डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है गुड का, अभी हम लोग उसको भी समझेंगे। ओके, तो नॉन राइवल नेचर का एक गुड प्रोवाइड किया किसी ट्रस्ट ने, लेट्स सपोज किसी कंपनी ने प्रोवाइड किया, एक नॉन राइवल नेचर का है, एंड उसने बोला है कि ये सबके लिए है, किसी को भी हम लोग नहीं छाट रहे हैं, ये यूनिवर्सल गुड है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, पब्लिक गुड हो जाएगा। तो बट आपको ये समझना होगा कि पब्लिक गुड या फिर प्राइवेट गुड, इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर राइवलनेस और एक्सक्लूडिबिलिटी में कहां फॉल करता है। ओके, तो पब्लिक गुड का कैसा नेचर है हम लोग ये थोड़ा सा देख लेते हैं। पब्लिक गुड्स आर दीज आर नॉन राइवल
as well as non-excludable. Non-rival and non-excludable. लेट्स सपोज कि गवर्नमेंट ने एक रोड बनाया, ओके, एंड आप इसके ऊपर अगर कार लेकर के चलते हो तो ऐसा नहीं है कि मैं इस रोड के ऊपर आप कार लेकर के चले जाओगे तो कार जो ये रोड खराब हो जाएगी और अब आप इस रोड को यूज नहीं कर पा रहे हो। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं उसको यूज, ओके। तो ये क्या है कि एक के कंजम्पशन से नॉन राइवल क्यों है ये गुड रोड? नॉन राइवल क्यों? क्योंकि आपके कंजम्पशन से आपने इस रोड को यूज किया तो वो मेरे लिए भी अभी भी उतना ही अवेलेबल है। अगर दिल्ली टू मथुरा के बीच में एक हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, एंड उस पर आप भी जा रहे हो, मैं भी जा रहा हूं, तो आपके जाने से वो रोड खत्म नहीं हो जा रही है, ओके, मैं भी उसको यूज कर ले रहा हूं। देयरफॉर दैट गुड इज व्हाट? दैट गुड इज व्हाट? दैट इज नॉन राइवल गुड। प्लस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया तो वो कैसा गुड है? नॉन एक्सक्लूडेबल गुड है। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकती गवर्नमेंट, नहीं कह सकती ऑन द बेसिस ऑफ, लेट्स सपोज कि आर्टिकल 15 ही बात करता है कि द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकता है, हर आर्टिकल में अलग अलग क्राइटेरिया, बट इन जनरल में बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट की चीजें होती है वो नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, ओके, नॉन एक्सक्लूडेबल होती है। तो जो पब्लिक गुड होगा वो नॉन राइवल होगा और नॉन एक्सक्लूडेबल होगा। दिस इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो गुड का हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे वो फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब हम लोग सेकंड को डील करेंगे, नीचे डील करेंगे इसका, ठीक है। सेकंड जो बात करता है ना, जो गुड्स को, सॉरी, जो गुड्स को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसमें जो सेकंड क्राइटेरिया है, इट इज, पहला क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सेकंड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस। कि कोई गुड प्रोड्यूस हुआ होगा, उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल लगा होगा, उसको फिर थोड़ा सा जो है थोड़ा ठीक किया गया। लेट्स सपोज कि रॉ मटेरियल पूरा का पूरा जो है क्या निकला? एक पत्थर निकला, ठीक है। उसको फिर ओर में कन्वर्ट किया गया, ओर से जो है फिर कुछ मेटल निकाले गए, इससे जो है लेट्स सपोज कि जो है आयरन ओर निकाला गया, ठीक है। इससे स्टील बना, इस स्टील के साथ कार बना, ओके। तो हर एक जगह पे कुछ ना कुछ गुड्स है, ओके। तो इसका क्या प्लेस है पूरे के पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में, क्या प्लेस है ना, उसके बेसिस पे हम लोग गुड्स को बांटते हैं। वेरी सिंपल, अभी हम लोग आगे देखेंगे तो अभी समझ में आएगा, ओके। तो जब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन प्लेस की बात करते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्रोडक्शन के पूरे फाइनल गुड को बनाने के प्रोसेस में जो गुड है वो कहाँ पे अपना प्लेस पाता है, वो कहाँ पे फॉल करता है, ओके। तो उस बेसिस पे जब हम लोग बांटते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि गुड किस किस तरीके का है। एक तरीके के गुड को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ओके। और एक जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ओके। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड, ओके। तो ये होता है इंटरमीडिएट गुड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इंटरमीडिएट गुड का जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इंटरमीडिएट गुड वो गुड है जो कि या तो रीसेल के लिए यूज किया गया या फिर इट इज यूज्ड, कंज्यूम्ड कह लो, ऑब्लिक आप कह लो कि इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इन व्हाट। ये जो हम लोग प्लेस ऑफ बात कर रहे थे ना कि प्रोडक्शन प्रोसेस में किसका क्या प्लेस है, तो इंटरमीडिएट गुड्स वो है जिनका ना प्रोडक्शन प्लेस में फाइनल गुड की तरफ नहीं है, ये यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है और ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है किसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। लेट्स सपोज कि हम लोग स्टील की बात कर रहे थे, ओके, हम लोग स्टील की बात कर रहे थे। अगर अगर डायरेक्टली स्टील को स्टील के किसी रॉड को जो है डायरेक्टली किसी चीज में यूज किया जा रहा है तो वो फाइनल प्रोडक्ट होगा। बट लेट्स सपोज कि इस स्टील से कार बनाया जा रहा है, ओके, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है? फाइनल प्रोडक्ट कार है। तो स्टील यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाएगा, एंड स्टील को मोड़ा तोड़ा जाएगा, उसको बेंड किया जाएगा ताकि कार के शेप में लाया जा सके। सो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आर दोज व्हिच आर यूज्ड, these are consumed or and transformed in the event of making a final product, okay। so intermediate goods, इसके दो क्राइटेरिया, क्या है क्राइटेरिया? या तो रीसेल के लिए यूज हो रहा हो और या तो रीसेल के लिए। रीसेल के लिए क्या? एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज कि एक डेयरी फार्मर है, एक डेयरी फार्मर है, उससे एक शॉपकीपर है जो कि सुबह सुबह अपनी शॉप खोलता है ताकि मिल्क सेल कर सके। तो वो डेयरी फार्मर जो है मिल्क, जो एक शॉपकीपर है वो डेयरी फार्मर से मिल्क लेता है, ओके, एंड वो फिर एक कंज्यूमर को बेच देता है।
क्या उसने मिल्क में कुछ भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया है? कुछ भी किया है? नहीं। उसने डेयरी फार्मर से लेट्स सपोज ₹20 पर लीटर पे खरीदा एंड कंज्यूमर को बेच दिया ₹30 पर लीटर पे। ओके, तो ये रीसेल है, इसमें कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं किया जा रहा है। ओके, बस रीसेल किया जा रहा है। ये क्या है? एक तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स को इसमें हम लोग इंटरमीडिएट गुड को भी इसमें कंसिडर करते हैं। ओके ओके, वो है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फाइनल गुड के बारे में। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड क्या है? जो कि यूज हो रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है ताकि एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जा सके। इंटरमीडिएट गुड जो है, एज द नेम सजेस्ट, इंटरमीडिएट स्टेज में फॉल करता है, कहीं भी फाइनल स्टेज में नहीं फॉल करता है। ओके, और इंटरमीडिएट स्टेज का क्या है कि वो कंज्यूम हो जा रहा है। ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट है ना, वो होता है फाइनल गुड। अब फाइनल गुड को आप दो तरीके से देख सकते हो। फाइनल गुड एक होता है फाइनल में कंज्यूमर गुड, इसको हम लोग कंजम्पशन गुड भी कह देते हैं, कंजम्पशन गुड भी कह देते हैं। ओके, और एक होता है हम लोगों का जो है वो जो है आपको कैपिटल गुड कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं। ओके, अब इसका क्या क्राइटेरिया है, हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि जो फाइनल गुड है, वो फाइनल गुड दो तरीके का है। फाइनल गुड एक है, हम लोगों ने बोला कि इसको हम लोग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, और एक जो है हम लोग उसको कैपिटल गुड्स कहते हैं। जनरली कैपिटल गुड्स जनरली मोस्टली क्या है, वो फर्म्स यूज करती हैं। ठीक है, कैपिटल गुड्स, कल हम लोगों ने कैपिटल के बारे में पढ़ा था कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल वो कोई भी टूल, मशीन, कोई भी प्रोडक्ट जो कि हेल्प करता है, असिस्ट करता है किस चीज में? जो प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड और सर्विस। तो कैपिटल क्या है कि कोई भी ऐसा टूल, मशीन, कोई भी चीज जो हेल्प या असिस्ट करता है किसी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। तो फिर आप बोलोगे कि फिर कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड भी तो हेल्प कर रहा था, असिस्ट कर रहा था, जो है उसके थ्रू यूज हो करके क्या बन रहा था? फाइनल गुड, वहां भी उसको ही उससे बन रहा था। हाउएवर डिफरेंस ये है कि यहाँ जो कैपिटल गुड्स में जो टूल, मशीन है ना, वो itself does not get consumed। बट आप याद करो, हम लोग स्टील का एग्जांपल ले रहे थे, इट्स स्टील कंज्यूम हो गया कंप्लीटली, उसको मोड़ा गया, तोड़ा गया ताकि एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जा सके। यहाँ पे लेट्स सपोज कि फाइनल कैपिटल गुड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कैपिटल गुड्स में लेट्स सपोज कि एक मशीन, हम लोग बात करते हैं कि लेट्स सपोज एक माइनिंग की कंपनी, और वो माइन करती है। क्या माइन कर रही है? लेट्स सपोज कि गोल्ड की माइनिंग कर रही है, कॉपर की माइनिंग कर रही है। उसके लिए उसको माइनिंग करने के लिए वो आप देखे होगे वो जेसीबी की मशीन लगती है। तो ये मशीन क्या हो गया? ये कैपिटल गुड हो गया, एक कैपिटल गुड हो गया, एक कैपिटल इक्विपमेंट हो गया। इसके थ्रू जो है ढेर सारा जो है वो माइनिंग किया जा रहा है। तो क्या माइनिंग करने में ये मशीन एक बार में कंज्यूम हो गई? नहीं भी, ये बार बार सेम ही मशीन को यूज किया जाएगा। देयरफॉर कैपिटल गुड में ये चीज है दैट इट हेल्प्स और असिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड और सर्विसेज, हाउएवर इटसेल्फ इट डज नॉट गेट कंज्यूम्ड। एक बार आपने कैपिटल गुड खरीद लिया, वो यूज होता रहता है नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, बहुत नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। ओके, तो ये कैपिटल गुड्स है। इसके अलावा कंज्यूमर गुड है। ओके, तो कंज्यूमर गुड का क्या है कि कंज्यूमर, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? फाइनल गुड के अंदर में बात कर रहे हैं। ओके, फाइनल गुड में कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि कंज्यूमर गुड्स हैं। जनरली इसमें एफएमसीजी गुड्स फॉल करता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो भी होता है, नॉट नेसेसरली फास्ट मूविंग, इसके अलावा भी है। तो हम लोग देखेंगे कंज्यूमर गुड दो तरीके का होता है, एक को हम लोग ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं और एक नॉन ड्यूरेबल गुड के क्राइटेरिया में आता है। ओके, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब जिसकी लाइफ ना है थोड़ी ज्यादा हो, 1 साल 2 साल 3 साल चल रहा हो। लेट्स सपोज आपने टीवी खरीदा तो 5 साल चल रहा हो, आपने लैपटॉप खरीदा तो वो यूज हो रहा है, ठीक है, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए यूज हो रहा है। सॉरी, तो हम लोग इसको फाइनल गुड में क्यों रखते हैं? क्योंकि फाइनल गुड में इसलिए रखते हैं क्योंकि अब इस लैपटॉप का यूज करके या फिर इस टीवी का यूज जो है आप अपने अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो। आप हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो, आप यूटिलिटी के लिए यूज कर रहे हो। जो हाउस होल्ड की यूटिलिटी है, आपकी और मेरी यूटिलिटी है, उसके लिए यूज कर रहे हैं। इसका यूज करके आप एक फर्दर प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो। आप टीवी को यूज करके, तोड़ करके, मोड़ करके कुछ और आप नहीं बना रहे हो। ओके, टिल द टाइम आप एक प्रोडक्ट को अल्टीमेट फाइनल की तरह यूज करोगे, उसको और फर्दर ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे। सिंपल चीज है, अगर आप फर्दर ट्रांसफॉर्म नहीं करते हो तो वो फाइनल गुड है। तो कंज्यूमर गुड्स इस तरीके का, कुछ ड्यूरेबल गुड होता है और कुछ नॉन ड्यूरेबल गुड होता है। लेट्स सपोज कि आप सोप, डिटर्जेंट,
पेस्ट, बहुत सारी चीजें आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, हर कुछ दिन पे वो खत्म होता है, आप हर कुछ दिन पे उसको बाय करते हो, तो वो क्या नॉन ड्यूरेबल है, विच इज नॉट ड्यूरेबल, विच इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। ओके, तो फाइनल गुड दो तरीके का होता है, कंज्यूमर जो फाइनल कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, ओके, और कुछ कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड कौन, अच्छा ये जो कंज्यूमर गुड है ये जनरली कौन यूज कर रहा होता है, हाउस होल्ड यूज कर रहे होते हैं। कैपिटल गुड किसके काम आता है, जनरली फर्म्स के काम आता है। कैपिटल गुड क्या है, जो हम लोगों ने कल अच्छे से पढ़ा था, कैपिटल गुड वो है जो हेल्प करता है, असिस्ट करता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में। ओके, हाउएवर इट इटसेल्फ डज नॉट गेट कंज्यूम्ड। ओके, जब किसी फाइनल गुड और सर्विस को बनाया जा रहा है उस टाइम वो खुद कंज्यूम नहीं होता। ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ गुड। एक बार थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, बहुत ही बेसिक। तो हम लोगों ने देखा कि गुड्स को हम लोगों ने दो तरीके से देखा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देखा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देखा, तो ओनरशिप के बेसिस पे हम लोगों ने बोला कि गुड जो होता है प्राइवेट होता है और पब्लिक होता है। ओके, प्राइवेट एंड पब्लिक को हम लोग किस क्राइटेरिया पे देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि क्या वो गुड राइवल है या नॉन राइवलरी है गुड में, या फिर नॉन राइवलरी है, एक्सक्लूडिबिलिटी है या नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी है, एक्सक्लूडिबिलिटी है या नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी है। ओके, तो ये होता है प्राइवेट गुड एंड पब्लिक गुड का कॉन्सेप्ट, विच इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अच्छा, इसके अलावा क्या हम लोगों ने देखा, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, गुड का क्या प्लेस है प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्लेस इन प्रोडक्शन प्रोसेस, इसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि गुड क्या होता है, एक इंटरमीडिएट गुड होता है और एक क्या होता है, फाइनल गुड होता है। ठीक है, फाइनल गुड को भी हम लोगों ने देखा कि फाइनल गुड क्या होता है, कंज्यूमर गुड होता है, और जो है आपको कैपिटल गुड होता है। कंज्यूमर गुड दो तरीके का होता है, कंज्यूमर गुड ड्यूरेबल होता है और नॉन ड्यूरेबल होता है। ओके, एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में हम लोगों ने बात किया ही था, पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड के भी बारे में बात किया कि राइवलरी और एक्सक्लूडिबिलिटी के ऊपर जो है हम लोग इस चीज को जज करते हैं कि कौन सा गुड प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा। ओके, ये दो क्राइटेरिया है। ओके, सो यस, अब हम लोग चलते हैं अपने जो हमारा एनसीईआरटी वाला नोट है उसके ऊपर चलते हैं। ओके, सो यस, दिस इज इट। ओके, टाइप ऑफ गुड यही मैं समझा रहा था आपको। ओके, सो दिस इज इट, जो पूरी की पूरी चीजें समझाई गई है वो है यहाँ पे। ठीक है, सो की आइडिया इज अ गुड become final depending on its economic use. This is very important to understand. Okay, not its physical nature. जैसे कि हम लोग इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड की बात कर रहे थे ना, तो लेट्स सपोज कि हम लोग बात करते हैं अगर टी लीव्स की, बात करते हैं। ठीक है, टी लीव्स की अगर हम लोग बात करें ना, तो टी लीव्स जो है वो अगर आपने यूज कर लिया, अगर मैंने यूज कर लिया उसको खुद के कंजम्पशन के लिए, मेरी खुद की यूटिलिटी के लिए यूज कर लिया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दिस इज फाइनल गुड। फाइनल गुड में किस नेचर का हो जाएगा, कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर गुड इन दी फाइनल गुड के कैटेगरी। और कंज्यूमर गुड के भी अंदर में आप जाओगे तो आप पाओगे कि एक नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड का कैटेगरी है, जो कि कहाँ फॉल करता है, फाइनल गुड्स के अंडर में फॉल करता है। ओके, बट अगर इसी टी लीव्स को यूज करके अगर एक रेस्टोरेंट वाले ने चाय दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, चाय है। लेट्स सपोज कि ये चाय ₹300 का बेच रहा है एंड टी लिप्स उसने खरीदा है ₹100 का। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, टी लिप्स क्या हो जाएगा, टी लिप्स इस केस में जो है वो एक इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। ओके, सो यही कहने की कोशिश की जा रही है कि टी लिप्स का फिजिकल नेचर नहीं बताएगा कि वो इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है, वो टी लिप्स का फिजिकल नेचर नहीं बताएगा, वो इकोनॉमिक यूज बताएगा। अगर यूज खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए था तो वो फाइनल गुड था, अगर वो जो है किसी रेस्टोरेंट को फिर बेचा गया, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो एक इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज इंपॉर्टेंट कि जो है इकोनॉमिक यूज डिसाइड्स की गुड का नेचर क्या है। गुड का नेचर इज नॉट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, रादर वो डिसाइड करता है, गुड का नेचर जो है वो किससे डिसाइड होता है, वो इकोनॉमिक यूज से डिसाइड होता है, इकोनॉमिक यूज से डिसाइड होता है। okay? तो ये चीज है। ओके, टाइप्स ऑफ फाइनल गुड हम लोगों ने देखा, कंजम्पशन गुड होता है। ओके, और उसके बाद क्या होता है, आपको कैपिटल गुड होता है, कैपिटल गुड होता है। ओके, मशीन टूल फैक्ट्री बिल्डिंग एटसेट्रा, ये चीज है। कैपिटल गुड्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है, इसमें वेयर एंड टेयर होता रहता है। एक मशीन है, आपने खरीद दिया, लेट्स सपोज कि वो जेसीबी मशीन की हम लोग बात कर रहे थे, तो लेट्स सपोज कि उसकी लाइफ जो है 20 ईयर्स की है। ठीक है, और आपने उसको खरीदा था, लेट्स सपोज उसकी जो है मतलब ऑब्वियसली 20 lakhs में खरीदा था, लेट्स सपोज 20 lakhs में खरीदा था, तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बोलेगा कि 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 ईयर्स, ठीक है, दैट इज 1 लाख रुपीज का हर साल वो मशीन खराब हो रहा है। ठीक है, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे उस चीज को। तो कैपिटल गुड्स
है ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स किस नेचर का होता है, तो ड्यूरेबल नेचर का होता है। ओके, एंड कंज्यूमर गुड में, फाइनल गुड में जो कंज्यूमर गुड का नेचर था वो ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल दोनों था। ओके, इनेबल प्रोडक्शन, डू नॉट गेट फुल्ली ट्रांसफॉर्म्ड इन द प्रोडक्शन, जो हम लोग बात कर रहे थे, अंडरगो वेयर एंड टेयर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बात किया हम लोगों ने। ओके, ओके। अब जो है बात होता है कि अब हम लोग बात कर रहे थे कि गुड्स बहुत तरीके का है, ठीक है, एंड करोड़ों कंपनी है एक कंट्री में ना, करोड़ों कंपनी है। ओके, बहुत सारी कंपनीज है, सब मिलकर के कुछ ना कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। कोई कार प्रोड्यूस कर रहा है लेट्स सपोज, और कोई जो है लेट्स सपोज की टोमेटो केचप केचप प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब क्या है कि सारे के सारे गुड्स का जो नेचर है ना वो डिफरेंट है। कोई कार प्रोड्यूस कर रहा है, कोई केचप प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कोई क्या कर रहा है, तो कोई स्टील प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा हो सकता है। अब आप कैसे समझोगे कि टोटल जो है वो कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो सिंस नेचर डिफरेंट है, सारी के सारी चीजों का नेचर डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे, आप सबको सबकी मॉनेटरी वैल्यू लेते हो, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप बोलो कि इस साल इकोनॉमी ने 10,000 कार प्रोड्यूस किए, 10 लाख केचप प्रोड्यूस किए, एंड लेट्स सपोज कि 500 एरोप्लेन्स प्रोड्यूस किया, इस तरीके की चीजें। बट उससे आपको कुछ पता नहीं लग रहा है कि टोटल प्रोडक्शन यूनिट कितना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको सबको ऐड करना है तो आपको एक कॉमन ये चाहिए, यूनिट चाहिए होगा। तो कॉमन यूनिट क्या करते हैं हम लोग, रुपीज या डॉलर में ले आते हैं कि सबके प्राइसेस को ले आओ। लेट्स सपोज कि केचप का बॉटल जो है ₹20 का था, ठीक है, कार जो है रुपीज लेट्स सपोज 10 लाख का था। तो सबके मॉनेटरी वैल्यू को ले आओ और आप ऐड कर दो। इससे क्या होगा, एक कॉमन मेजरिंग रॉड मिल जाएगा। ओके, कॉमन मेजरिंग रॉड क्या है, यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू है, हर प्रोडक्ट का मॉनेटरी वैल्यू। ओके, तो उससे क्या होता है, हम लोग आउटपुट, टोटल इकोनॉमी ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, आउटपुट एज एन कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, टोटल कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, उसको हम लोग एक कॉमन टर्म, एक कॉमन मेजरिंग रॉड के थ्रू देखते हैं। क्योंकि डिफरेंट गुड्स है, इट कैन नॉट बी एडेड डायरेक्टली, देखो मॉनेटरी वैल्यू यूज करते हैं कॉमन मेजर आउटपुट के लिए। एंड टोटल आउटपुट क्या होता है, फिर सारे के मॉनेटरी वैल्यू को आप ऐड कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि एक इकोनॉमी ने टोटल जो है कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है। लेट्स सपोज कि हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन के आसपास। ओके, इट सिग्निफाइज व्हाट, इट सिग्निफाइज कि हम लोग जो टोटल जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है इकोनॉमी में, जब सबको जोड़ा गया तो वो 4 ट्रिलियन के आसपास आया। ओके, ये चीज है। ओके, अब आता है एक ठीक है, डबल काउंटिंग का एक प्रॉब्लम है। इसको हम लोग जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड देखेंगे ना, जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड देखेंगे तो वहां पे डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम को और अच्छे से देखेंगे। ओके, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि एनसीईआरटी ने कवर किया, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी आपको डायरेक्टली यहाँ से पूछ सकता है कि स्टॉक एंड फ्लो का क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, सो हम लोग उसको समझेंगे। यस, आई होप इट इज विजिबल, ठीक है। तो स्टॉक और फ्लो है क्या, कि इकोनॉमी में बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल है, बहुत सारे इकोनॉमिक टर्म्स है, ठीक है। लेट्स सपोज कि इनकम है, वेल्थ है, ठीक है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी चीजें इकोनॉमिक वेरिएबल, बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल, ठीक है। तो ये सारे इकोनॉमिक वेरिएबल को ना हम लोग जानना चाहते हैं कि ये कैसे वैरी कर रहा है, या फिर ये कैसे वैरी कर रहा है, या फिर हम लोग जानना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइम पे ना ये कितना अवेलेबिलिटी इसका कितना है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग इकोनॉमिक वेरिएबल को समझने के बेसिस पे हम लोग जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल है उसको दो भाग में बांटते हैं। ओके, एक को स्टॉक कहते हैं और एक को हम लोग फ्लो कहते हैं। स्टॉक कहते हैं और फ्लो कहते हैं। क्या है स्टॉक और फ्लो? स्टॉक इज अबाउट कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि लेट्स सपोज कि ये आज 7th मार्च को, ठीक है, लेट्स सपोज कि 4 PM पे, 4:00 PM पे अगर पूछा जाए कि इस टाइम जो है कोई भी चीज कि जो भी 4 PM पे इस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है लेट्स सपोज कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ठीक है। तो स्टॉक क्या होता है ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी चीज का फिगर क्या है उस बारे में बताता है। कि लेट्स सपोज कि स्टॉक, लेट्स सपोज कि वेल्थ है। वेल्थ क्या है कि आपके पास एक्यूमुलेटेड पैसा कितना है। तो मैं पूछूंगा कि इस डेट पे, इस टाइम पे आपके पास कितना पैसा है।
आपके पास अभी कितना पैसा है। लेट्स सपोज आपने किसी ने मुझसे पूछा कि मेरे पास अभी वेल्थ कितना है, तो मैं क्या करूंगा, अपना बैंक ऐप ओपन करूंगा और वो एक टाइम स्टाम्प होगा कि इस टाइम जो है मेरे पास इतना पैसा है। इस टाइम लेट्स सपोज कि मेरे पास 10 लाख, जो कि है नहीं बट ठीक है। ओके, तो 10 लाख है। किस टाइम पे, इस डेट के इस टाइम पे कितना है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। हो सकता है कि इसके जस्ट 5 मिनट के बाद, इसके बस 5 मिनट्स के बाद ना मैं एक ट्रांजैक्शन कर दूं जीपे से, जिससे मैं 100 रुपीज मेरे माइनस हो जाए। तो अब मेरे पास 10 लाख है क्या? नहीं है, मेरे पास 10 लाख नहीं, उसमें से 100 रुपीज माइनस हो जाएगा। तो वेल्थ क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसलिए स्टॉक का कोई भी वो कॉन्सेप्ट क्या बताता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास वो प्रोडक्ट, वो कमोडिटी, वो इकोनॉमिक वेरिएबल किस अमाउंट में है। ओके, वो बताता है। सो इट इज लाइक व्हाट, इट इज लाइक कि आप कैमरा से किसी चीज को खींचे, इट इज लाइक स्नैपशॉट। आप एक स्नैपशॉट ले रहे हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम एकदम बिल्कुल छप जाएगा कि इस टाइम इस डेट पे लिया गया था, ये स्नैपशॉट है। ओके, तो ये क्या, ये एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट होता है। फ्लो क्या है ना, फ्लो इज अबाउट कि कोई इकोनॉमिक वेरिएबल विद इन टाइम, कैसे विद इन टाइम में कितना उसका अमाउंट रहा है। ठीक है, कि लेट्स सपोज कि हम लोग बात करते हैं जीडीपी की, बात करते हैं लेट्स सपोज। तो जीडीपी हम लोग जनरली क्या बात करते हैं कि एक अकाउंटिंग ईयर में जो जीडीपी मतलब टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि 4 ट्रिलियन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि एक साल में इस इकोनॉमी ने, एक साल में एक टाइम पीरियड है जिसमें फ्लो क्या है, एक टाइम पीरियड की बात करता है, एक टाइम पीरियड की बात करता है। उस टाइम पीरियड में इकोनॉमी ने 4 ट्रिलियन अपनी इकोनॉमी में ऐड कर लिया। ठीक है, 4 ट्रिलियन इस साल ऐड किया है। दैट इज व्हाट एक टाइम पीरियड के अंदर में बोला गया है। ओके, तो वो क्या होता है, फ्लो वेरिएबल होता है, विच इज कैलकुलेटेड ऑन अ टाइम स्केल। ठीक है, बट स्टॉक क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। दिस इज स्टॉक एंड फ्लो। ओके, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने बताया है एंड विच इज वेरी लाइक अच्छा एग्जांपल दे रखा है कि एक बाथिंग टब है, एक बाथिंग टब है एंड यहाँ पानी है। पानी कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे एक नल लगा हुआ है। ओके, एक नल लगा हुआ है एंड उससे जो है पानी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसकी टूटी है। ओके, टैप है, टैप है एंड तो ये जो है ना, ये जो एक्यूमुलेशन है ना पानी का, आप बता पाओ, अब आप देखो कि पानी कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, इस बाथ में कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है। तो मैं पूछूं कि अभी एग्जैक्टली 4 पीएम पे, 7 मार्च के 4 पीएम पे जो है कितना पानी है, तो आपको इस एग्जैक्ट टाइम पे आप देखोगे कि एक्यूमुलेटेड वाटर कितना है। तो ये जो एक्यूमुलेटेड वाटर है ना, दिस इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। ओके, हाउएवर आप क्या इसको रोक सकते हो क्या, ये जो टैप से पानी आ रहा है, क्या आप इसको रोक सकते हो? मतलब ऑब्वियसली आप टैप से रोक सकते हो, बट देन आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि जो है कि अभी कितना है? नहीं, ये क्या, ये फ्लो होता जा रहा है। तो आप ये बता सकते हो, फ्लो में आप ये बता सकते हो कि 5 मिनट्स में ना ये टैप जो है मेरा, लेट्स सपोज कि 5 मिनट्स में ये टैप जो है कितना भर रहा है, तो लेट्स सपोज कि 5 मिनट्स में ये 5 लीटर भर देता है, इसमें 5 मिनट्स में 5 लीटर भरता है। विद इन अ टाइम पीरियड, दैट इज अ टाइम पीरियड ऑफ 5 मिनट, कितना एक्यूमुलेट कर पा रहा है, दैट इज जो है वो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो ये जो पानी बह के आ रहा है, ये क्या है, फ्लो का कॉन्सेप्ट है। Therefore, stock is what? Stock is a static concept. एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है। हाउएवर फ्लो कैसा कॉन्सेप्ट है ना, फ्लो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। फ्लो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, विद इन अ टाइम पीरियड बताना पड़ता है। स्टॉक क्या स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। आई होप इट इज इनफ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग कुछ ना एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्लो एंड स्टॉक के। जैसे हम लोग बात कर रहे थे वेल्थ की, तो वेल्थ क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। वर्सेस इनकम या एक्सपेंडिचर की बात करो, इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एक फ्लो है कि आपने एक मंथ में कितना खर्चा किया, इनकम या एक मंथ में कितना खर्चा किया, या फिर एक मंथ में कितना कमाया। मेरी सैलरी एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक मंथ में मुझे जो सैलरी मिल रही है ना, जो एक्स सैलरी मिल रही है, वो एक मंथ का फिगर है। अगर आप मुझे पूछोगे कि एक साल में कितना आपको मिल रहा है, तो मैं 12 टाइम्स ऑफ एक्स बोलूंगा और तब बोलूंगा कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज एक साल में मेरी जो टोटल इनकम है वो ये है। ओके, एक्सपेंडिचर भी उसी तरीके का है। हाउएवर वेल्थ क्या है, वेल्थ ये है कि मेरे अकाउंट में अभी के अभी कितने हैं, अभी के अभी कितने हैं। तो आपको बैंक अकाउंट ओपन करोगे और आप देखोगे, तो वेल्थ क्या है, वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। वेयर एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज व्हाट, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ओके, ये तरीका ये है। ओके, और कुछ एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हम लोग बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट वर्सेस जो है जॉब का क्या सिनेरियो है, जॉब गेन या लॉस का। ठीक है,
जॉब मिलना या हटना। तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसे पीएलएफएस सर्वे करती है और वो बताती है कि क्वार्टरली सर्वे करती है, लेट्स सपोज, ठीक है, क्वार्टरली सर्वे करती है और वो बताती है कि इस क्वार्टर में अनएम्प्लॉयमेंट कितना था। तो लेट्स सपोज कि 4.8% के आसपास का फिगर लास्ट टाइम दिया गया था। तो ये बताता है कि क्वार्टर में कितना है। दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है अनएम्प्लॉयमेंट? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। वो बताता है कि विद इन अ टाइम पीरियड कितने अनएम्प्लॉयमेंट लोग अनएम्प्लॉयड लोग देखे गए, एक साल में कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। हाउएवर जॉब लॉस और गेन जो है ना, वो एक डेली सिनेरियो है। आज किसी को जॉब मिल रहा है, किसी की जॉब जा रही है, किसी को मिल रहा है, किसी की जा रही, किसी को मिल रहा है। ओके, तो ये क्या, ये डेली बेसिस पे है। डेली बेसिस पे नहीं भी है तो हो सकता है कि आप किसी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो इस चीज को। ओके, आप किसी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो इस चीज को। देयरफॉर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बट जो जॉब का मिलना एंड जाना, ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से आपको फ्लो का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके की चीजें हैं। और ओके, तो ये एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नोट्स पे चलते हैं। ठीक है, तो यही मैं फ्लो बता रहा था। फ्लो क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल जैसे इनकम की बात की, आउटपुट जीडीपी। जीडीपी क्यों? क्योंकि हम लोग एक साल की जीडीपी बताते हैं, हम लोग क्वार्टरली जीडीपी एस्टीमेट बताते हैं एंड एनुअल जीडीपी एस्टीमेट्स बताते हैं, यही तो एस्टीमेट बताते हैं। तो ये क्या है, ये एक फ्लो का कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बोला गया। इनकम की मैंने बात की थी कि मेरा एक महीने में कितनी सैलरी है, ठीक है। आउटपुट की बात की, प्रॉफिट भी इसी तरीके का। प्रॉफिट देखा जाता है कि एक साल में ये कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, एक साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, वो चीज। ओके, तो वो है। एक और एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लो कि कैपिटल क्या है ना। कैपिटल जो है वो एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी इकोनॉमी में, किसी फर्म में कितना कैपिटल है। लेट्स सपोज सिंपलिस्टिक करते हैं कि कितनी मशीन्स हैं। अब मशीन्स आ रहा है जा रहा है ऐसा नहीं होता है। मशीन किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेट्स सपोज हम लोगों ने उस माइनिंग कंपनी में जेसीबी का एग्जांपल लिया था, जेसीबी मशीन का, ठीक है। तो अगर आप किसी कंपनी से पूछोगे कि आपके पास कैपिटल स्टॉक कितना है, कैपिटल कितना है, तो वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। वो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जाएगा और देखेगा कि मेरे पास कितनी जेसीबी मशीन है, तो लेट्स सपोज कि 100 मशीन है। तो कैपिटल कितना है, एंड लेट्स सपोज बस बस वो मशीन में ही डील करता है, तो 100 मशीन है, तो वो बोलेगा कि मेरे पास कैपिटल स्टॉक कितना है, 100 मशीन का है। दैट इज एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो कैपिटल क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। देयरफॉर कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ओके, कैपिटल कैसा है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ओके, बट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। लेट्स सपोज कि आपने इन्वेस्ट कर रखा है किस चीज में, बॉन्ड में कर रखा है, ठीक है। तो एक मंथ में आप कुछ शेयर्स खरीद रहे हो, कुछ बेच रहे हो। ओके, तो वो एक जो है एक बोला जाता है कि वो एक फ्लो का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि एक महीने में, एक दिन में आपने कुछ शेयर खरीदे, कुछ बेचे एंड ऑल, ये ठीक है। दैट इज नॉट द केस विद द कैपिटल। कैपिटल बहुत ड्यूरेबल होता है। एक बार किसी मशीन को खरीदा, वो 10 साल चल रहा है, ठीक है, वो 10 साल चल रहा है। अब वो 10 साल जो एडर रहा है वो स्टॉक है। वो जब तक वो मशीन है, वो काम कर रही है, प्रोडक्टिव यूज में, वो कैपिटल है, वो स्टॉक है। ओके, तो वो चीज है। बट आप लेट्स सपोज कि जो एडिशन ऑफ स्टॉक है कैपिटल का, आपने कैपिटल पहले 100 मशीन थी आपके पास एंड इस साल आपने 4 और मशीन ऐड की, तो जो एडिशन ऑफ स्टॉक ऑफ द कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, कि इस साल आपने अपने कैपिटल स्टॉक में, मशीनरी में कितना इजाफा किया, कितना ज्यादा आपने ऐड किया। या फिर हो सकता है आपकी 10 मशीन खराब हो जाए, वो भी पॉसिबिलिटी, तो 100 से 90 हो जाए या फिर 100 से 110 हो जाए। इस साल आपकी 10 मशीन खराब हो गई या फिर 10 मशीन जो है ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, आपने खरीदा होगा लेट्स सपोज, तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ओके, हाउएवर द एडिशन इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल और डिक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द कैपिटल वुड बी अ फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक साल में, एक महीने में कितना ऐड किया, कितना घटाया। ओके, वेरी इजी, नॉट मच टू डिस्कस, वो चीज है। ओके, ठीक है। स्टॉक क्वांटिटी मेजर्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कैपिटल स्टॉक, वेल्थ, इन्वेंटरी भी, ठीक है। इन्वेंटरी क्या है, इन्वेंटरी कैपिटल ही स्टॉक है। मतलब जब हम लोग इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे ना, तो इन्वेस्टमेंट में हम लोग देखेंगे कैपिटल एंड इन्वेंटरी सारी चीजें आती हैं। ठीक है, ठीक है। वाटर टैंक का एग्जांपल जो दिया गया था, तो हम लोग वो बात कर रहे हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट की कॉन्सेप्ट को जो है वहां पे डील करता है एनसीईआरटी में कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट इज अबाउट कि जो भी मनी एक्सपेंड किया गया है ताकि कैपिटल में, कैपिटल स्टॉक में एडिशन हो सके, इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो सारा खर्चा, सिंपली वो सारा खर्चा जिससे आप मशीन बिल्डिंग
ठीक है, इन्वेंट्री इन सब चीजों को बढ़ा रहे हो अपने, ठीक है, तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट ये चीज है यहाँ पे, ओके। कैपिटल स्टॉक को जो बढ़ाता है, इन्वेस्टमेंट आप समझो, इन्वेस्टमेंट इज नॉट अबाउट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ जो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट अबाउट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। जो आप बॉन्ड खरीद रहे हो, शेयर खरीद रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की जा रही है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इट इज अबाउट कि वो खर्चा जो कि आपके किसी फर्म के, किसी इकोनॉमी के, किसी गवर्नमेंट के कैपिटल स्टॉक में बढ़ाए, कैपिटल स्टॉक को बढ़ाए। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल स्टॉक नहीं बढ़ा रहा है एक तरीके से, ठीक है, वो कैपिटल स्टॉक नहीं। क्यों? क्योंकि कैपिटल स्टॉक का क्या मतलब होता है, उसके लिए आपको कैपिटल समझना होगा। हम लोगों ने कैपिटल समझा था। कैपिटल क्या होता है? वो कोई सा भी मशीन या टूल, ठीक है, जिससे कुछ फर्दर प्रोडक्शन किया जा सके, ताकि फर्दर प्रोडक्शन किया जा सके, ताकि जो है सॉरी जो फर्दर प्रोडक्शन किया जा सके, ताकि फ्यूचर बेनिफिट आ सके, फ्यूचर रिटर्न आ सके, बेनिफिट आ सके, ठीक है, ताकि फर्दर प्रोडक्शन हो सके। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एज सच, खुद में इन्वेस्टमेंट, आप एक बॉन्ड खरीद रहे हो 100 रुपए की, 110 रुपए की बेच दे रहे हो, ठीक है, उससे कोई भी प्रोडक्शन में हेल्प नहीं मिल रहा। क्या आप उस पैसे से जो 100 रुपए का खरीदा और 100 रुपए का आपने बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में खरीदा, 110 का बेच दिया, क्या उससे कुछ नया गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है? क्या कुछ भी नहीं। पहले से बॉन्ड था, वो चलता चला आ रहा है। देयरफॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आएगा। आपको ये चीज समझना होगा, ओके। सो आपको इन्वेस्टमेंट किस किस चीज में होता है? तो मशीन्स में आपको दिखेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखेगा, बिल्डिंग्स में दिखेगा, इस तरीके की चीजें। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं हम लोग, नेट इन्वेस्टमेंट समझेंगे। जब नेट इन्वेस्टमेंट समझेंगे, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जो डेप्रिसिएशन होता है, वो सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे, ओके। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज अबाउट व्हाट? टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इन द इकोनॉमी, ओके, ये होता है इन्वेस्टमेंट, ओके। लगे हाथ हम लोग डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। जो हम लोग कह रहे थे, डेप्रिसिएशन क्या है कि कोई भी जो कैपिटल स्टॉक है ना आपके पास, जो भी कैपिटल मशीनरी है आपके पास, जो भी चीज है, कैपिटल का जो भी इक्विपमेंट है, उसका एक लाइफ होगा। तो लेट्स सपोज कि मैं एक लैपटॉप खरीदा मैंने, एंड 1 लाख खरीदा, ओके, 1 लाख का खरीदा, एंड इसको मैंने 5 साल इसके थ्रू काम किया और 5 साल अनअकैडमी के वीडियोस बनाए। तो मैंने क्या किया? एक नए सर्विस को प्रोड्यूस किया है यहाँ पे, किसके थ्रू? और सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए अनअकैडमी के लिए किया, वो आप पढ़ रहे हो। तो मैंने एक नया सर्विस प्रोड्यूस किया अनअकैडमी के लिए, ओके। उसके लिए क्या चाहिए था? तो उसके लिए मुझे अपने लैपटॉप की जरूरत थी। तो लैपटॉप क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। देयरफॉर कैपिटल, लैपटॉप क्या हो जाएगा मेरा? एक कैपिटल गुड हो जाएगा लैपटॉप। क्यों? क्योंकि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। देयरफॉर लैपटॉप क्या हो जाएगा मेरा? फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। देयरफॉर इट इज अ कैपिटल इक्विपमेंट। बट लैपटॉप की एक लाइफ है। तो लेट्स सपोज कि वो 5 साल चलता है, तो हर साल का कितना वेयर एंड टियर हुआ, एवरेज निकालेंगे तो 1 लाख का खरीदा, वो मेरा लैपटॉप 5 साल चला, तो हर साल कितने से खराब हो रहा है मेरा लैपटॉप? हर साल 20,000 से खराब हो रहा है। 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, 20,000 से खराब हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, इसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हर चीज का ना, हर एक गुड का ना फिक्स्ड है, हर एक मशीन का फिक्स्ड है। और आई गेस जो आपको मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, ठीक है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री जो है वो बताती है, वो पहले से फिक्स कर रखी है, ठीक है, कि ये मशीन होगा तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आपको कैलकुलेट करना है। तो डेप्रिसिएशन, एक्चुअल में डेप्रिसिएशन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा है। डेप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग के पर्पज से हम लोग जो है बस एक टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या 20,000 रुपए जो आपका खराब हो रहा है, उस 20,000 का आप कुछ, आपको हर साल वो 20,000 कहीं देने पड़ रहे हैं क्या? नहीं, आपने एक बार 1 लाख का खरीदा तो आपका उसी से चल रहा है। बट अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए हम लोग कहते हैं कि ठीक है, हर साल जो है 20,000 रुपए जो है मेरे घट रहे हैं उस मशीन में से, ओके। देयरफॉर उसको वो एक ये कॉन्सेप्ट है। तो क्या है? डेप्रिसिएशन इज कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। जो आपका फिक्स्ड कैपिटल है, जो मशीन है, ठीक है, उसका कंजम्पशन, ओके, वेयर एंड टियर जो भी हो रहा होता है, ओके। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था कि किस किस चीज में इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट होता है आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल में, ओके। इन्वेस्टमेंट कई बार हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो जनरली आपको दिखेगा 3 चीजों में। एक को हम लोग ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, कि वेदर प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट हो, लेट्स सपोज, ठीक है, ये दोनों ना कुछ फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहा है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब लेट्स सपोज कि बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, रोड्स बन रहा है, फिक्स्ड है ना ये, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल है, इस तरीके की चीज, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो गया आपको। उसके बाद आपको क्या है कि लेट्स सपोज कि जो इन्वेंट्री है ना,
इन्वेंट्री आपका बढ़ा है, लेट्स सपोज कि इन्वेंट्री आपने इस साल जो है आपके स्टोर हाउस में 100 प्रोडक्ट पड़े हुए थे, ठीक है, 100 प्रोडक्ट पड़े हुए थे एंड आपने 300 और प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो टोटल 400 हो गया, बट आपने इस साल बेचा कितना, तो लेट्स सपोज कि आपने जो है इस साल बेच दिया 350, बेच दिया 350, सेल कर दिया। अच्छा, टोटल कितना हो गया था, तो 400 जो है टोटल हमारे पास था, कि 100 मेरे पास पहले से था, 300 को प्रोड्यूस किया गया, 100 इन्वेंट्री, 300 प्रोड्यूस किया गया, तो टोटल 400 था, 350 सेल कर दिया गया, तो अब आपके पास इन्वेंट्री में कितना बचा है, 50 बचा है। सिंस इन्वेंट्री एक ऐसा चीज है ना, इन्वेंट्री आपके कैपिटल में आता है, ओके, तो इन्वेस्टमेंट ऑन द कैपिटल जो भी होगा वो, इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, सॉरी, एक्सपेंडिचर ऑन जो भी कैपिटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इन्वेंट्री क्यों कैपिटल हम लोग मानते हैं इसको, क्यों, क्योंकि कैपिटल का मैंने नीचे क्या बताया कि वो आपको फ्यूचर बेनिफिट देगा, ठीक है। तो जो ये आपके पास प्रोड्यूस पड़ा हुआ है ना, ये आपको, ये जब आप बाद में बेचोगे, जब सेल करोगे, तो उससे तो आपको मिलेगा ना प्रॉफिट, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, कैपिटल हो गया। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट किस में होता है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में होता है। वो जो जो भी घर बन रहा है ना, वेदर कमर्शियल नेचर का बन रहा हो या फिर आप अपने लिए खुद के लिए घर बना रहे हो, वो सारा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में जो भी खर्चा हो रहा है ना, उसको भी हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हाउएवर आपको एक बात समझना हो कि जैसे लेट्स सपोज कि आपने एक जो है लैंड खरीदा, तो लैंड को टिपिकली हम लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि मैंने लैंड में इन्वेस्ट किया, बट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि लैंड को आपने प्रोड्यूस नहीं किया है, ठीक है, लैंड को आपने नया कुछ प्रोड्यूस नहीं किया। इन्वेस्टमेंट इज अबाउट व्हाट, इन्वेस्टमेंट इज अबाउट, मैं बार बार बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इज अबाउट द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल, कैपिटल एक्विजिशन, ठीक है। और कैपिटल खुद क्या होता है, वो जो कि हेल्प करे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ नए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। लैंड जो है वो लैंड जो है वो खुद में, अगर लैंड को यूज करके कुछ किया जाए तो अलग बात है, बट लैंड का इटसेल्फ, जस्ट लैंड खरीदना, ठीक है, वो जो है वो कुछ नया गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोड्यूस कर रहा है, लैंड को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। हाँ, इस लैंड को यूज करके अगर आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे होगे, बाद में एक कंपनी लगा दिया उस लैंड के ऊपर, तो वो एक अलग चीज है, ओके। सो दैट इज इट अबाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ओके। नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, ओके। एक्चुअल इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक, एक्चुअल नेट इन्वेस्टमेंट, क्यों, क्योंकि ना नेट, इसको हम लोग एक्चुअल इंक्रीज क्यों कह रहे हैं, कि लेट्स सपोज कि एक साल में ना हम लोगों ने कैपिटल स्टॉक कितना का ऐड किया, तो लेट्स सपोज कि वो जो कंपनी थी, जो जेसीबी मशीन रखी हुई थी, 100 मशीन रखी हुई थी, लेट्स सपोज कि उसने 5 और मशीन बाय किया, 5 लैक्स के, 5 लैक्स के बाय किए, बट जो उसके पास ऑलरेडी 100 मशीन था ना, उसमें से 2 खराब हो गए, 2 जो मशीन खराब हो गए, तो एक्चुअल में कितना का नेट एडिशन हुआ है, 3 का ही एडिशन हुआ है, ठीक है। तो ये एक्चुअल चीज है कि जो एक्चुअल में एडिशन कितना है कैपिटल स्टॉक में, 3 का ही एडिशन है, बट आपको क्या दिख रहा है कि मैंने तो इस साल 5 खरीदे, बट आप ये नहीं कैलकुलेट करो कि आपके 2 खराब हो गए थे, तो एक्चुअल में तो आपने 3 ही ऐड किया ना नया। So therefore, net investment is a more realistic, more good economic variable समझने के लिए, ओके, ओके। अब हम लोग बात कर रहे थे कि गुड्स कितने तरीके का है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि गुड्स को जो है प्रोड्यूस किया गया एंड ऑल सारी चीजें। तो प्रोडक्शन का कंपोजिशन क्या है, कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा ना, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा होगा, वो 2 नेचर का होगा, या तो कंजम्पशन गुड होगा या फिर इन्वेस्टमेंट गुड होगा। कंजम्पशन गुड जो कि आप और हम खर्च कर रहे होंगे, हाउस होल्ड खर्च कर रहे होगा, ठीक है, एंड कुछ जो है इन्वेस्टमेंट के पर्पजेस से जो है कुछ गुड्स को जो है प्रोड्यूस किया जाएगा इन्वेस्टमेंट के पर्पजेस से, ठीक है। तो इसका एक ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है कि अगर कोई इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या है कि देखो पैसे तो फिक्स्ड है, ठीक है, लेट्स सपोज कि पैसे कहीं ना कहीं एक तरीके से फिक्स्ड ही है कि कितना क्या है। तो अगर एक इकोनॉमी जो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है, तो किस किस तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है, कंजम्पशन गुड को कर रही है, कंजम्पशन गुड को कर रही है, और कुछ इन्वेस्टमेंट गुड्स को कर रही है। इन्वेस्टमेंट गुड मतलब आप समझ लो ना, जैसे मशीन समझ लो, ठीक है, मशीन समझ लो, बिल्डिंग समझ लो, हम लोग उस वाले पे देख लेते हैं। यस, तो इकोनॉमी क्या प्रोड्यूस कर रही है, इकोनॉमी में हाउस होल्ड है लेट्स सपोज, और फर्म, फर्म क्या क्या प्रोड्यूस कर रही है, तो कुछ चीजें तो हाउस होल्ड के कंजम्पशन के लिए डायरेक्टली यूज कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, जो भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, सोप, डिटर्जेंट, जो भी चीजें होती है, जितनी भी चीजें हम लोग यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन गुड कहते हैं।
लोगों ने अभी पढ़ा था गुड्स वाले में अच्छे से कि फाइनल गुड जो है कंजम्पशन गुड होता है और जो है आपको कैपिटल गुड होता है। इसके अलावा फर्म क्या प्रोड्यूस कर रही है, तो लेट्स सपोज कुछ कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस कर रही है। कैपिटल गुड्स या फिर आप इन्वेस्टमेंट समझ लो इसको, सिंपलिस्टिक पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट समझ लो इसको आप, ठीक है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का एक मेजर प्रोपोर्शन होता है वो कैपिटल गुड्स में ही आता है, ठीक है। तो इकोनॉमी की भी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है चीजों को प्रोड्यूस करने की, बिल्कुल लिमिटेड है। तो अगर एक इकोनॉमी देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन गुड को प्रोड्यूस करने लगे ना, तो वो कैपिटल गुड को कम प्रोड्यूस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मशीनरी है वो तो लिमिटेड है, वो भी लिमिटेड है। अच्छा, पैसे चाहिए, वो भी मतलब बहुत ज्यादा तो अवेलेबल नहीं है, वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो अगर कंजम्पशन गुड को प्रोड्यूस करने में सारे के सारे खर्चे हो रहे हैं, तो कैपिटल गुड जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। तो कंजम्पशन गुड को हम लोग सीजी लिखते हैं, एंड ठीक है, दोनों सीजी ही है। कंजम्पशन गुड को स्मॉल सीजी लिखते हैं और कैपिटल गुड्स को सीजी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर ये बढ़ा ना तो ये घटेगा। रिवर्स भी ट्रू है कि अगर कंजम्पशन गुड के ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर किसी इकोनॉमी का कम खर्चा होगा तो वो कैपिटल के ऊपर ज्यादा खर्चा कर रही होगी। अब बात यह है कि इसको हम लोग कहते हैं ट्रेड ऑफ, कि इसका ट्रेड ऑफ है। अब जब भी देख रहे होगे ना बजट को, तो हमेशा ये चीज सोचा जाता है कि एक इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करे। क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड्स जो है वो एक अपवर्ड इक्विलिब्रियम लेकर के आता है। क्या इसका मतलब है कि कैपिटल गुड्स क्या है? लेट्स सपोज की कोई मशीन है, बिल्डिंग है, उसको यूज करके क्या है, न्यू मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। तो जब कोई इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा उसके पास कैपेबिलिटी होगी कि मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो ट्रेड ऑफ होता है। शॉर्ट टर्म में क्या है? ट्रेड ऑफ है कि आपने कंजम्पशन गुड के ऊपर अगर ज्यादा खर्चा किया तो कैपिटल गुड जो है वो जो है आप कम कर पाओगे। ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ मनी रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन द इकोनॉमी, ओके। बट आप लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, और ये ट्रेड ऑफ उल्टा भी है कि अगर आप कैपिटल गुड को ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो कंजम्पशन गुड जो है उस साल इकोनॉमी में कम प्रोड्यूस होगा। बट मैं यहाँ पे कह रहा हूं, एक पैराडॉक्स आपको बता रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि अगर कैपिटल गुड को इकोनॉमी ज्यादा प्रोड्यूस करती है तो वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी, दैट इज ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी। तो क्या यहाँ पे कोई एक तरीके का पैराडॉक्स देखने को मिल रहा है कि ऑन दी वन हैंड आई एम सेइंग कि अगर कैपिटल गुड्स सीजी अगर ज्यादा है तो आपको क्या इकोनॉमी में पैसे रिसोर्सेज फिक्स्ड है, तो कंजम्पशन गुड स्मॉल सीजी जो है कंजम्पशन गुड की बात कर रहे हैं, कंजम्पशन गुड कम से कम प्रोड्यूस हो पाएगा। तो बट ये जो पैराडॉक्स एक्चुअल में है नहीं, ये जो चीज है ना ये बिल्कुल देखने को मिलेगा, बट वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को देखने को मिलेगा। ये कब देखने को मिलेगा? शॉर्ट पीरियड में देखने को मिलेगा। जब आप लॉन्ग टर्म पे बात करोगे ना, जब आप लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को देखोगे तो जिस भी इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स ज्यादा होगा वहां कंजम्पशन गुड्स भी ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज कैपिटल गुड्स गिव्स द इकोनॉमी द ability टू प्रोड्यूस। क्यों? कैपिटल गुड्स की नई मशीन खरीदी, लेट्स सपोज की एक फैक्ट्री है जो बिस्किट्स बनाती है, 100 डिब्बे एक दिन में 100 डिब्बे जो है बिस्किट बनाती थी, 100 बिस्किट्स बनाती थी, 100 बिस्किट्स पैकेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक ही मशीन से बनाती थी, ओके। अब उसने नई मशीन ऐड कर ली, एक और मशीन को ऐड कर लिया, तो अब क्या वो 200 डब्बे बना पा रही है, ठीक है। तो एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस वो ज्यादा हो जाता है। तो बस ये टाइम का फेर है, ओके। टाइम का फेर है बस कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में तो ये आपको देखने को मिलेगा, एक ट्रेड ऑफ देखने को मिलेगा, दैट इज इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड ऑफ, कि एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज घटी। बट ये क्या, एक शॉर्ट पीरियड फिनोमिना। बट इन लॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा कि जो है कैपिटल गुड्स के बढ़ने से कंजम्पशन गुड बढ़ेगा। हाउएवर वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू कि लॉन्ग टर्म में आप क्या कंजम्पशन गुड वाला सेम चीज है कि वो ट्रेड ऑफ ही है। कंजम्पशन गुड पे खर्चा करो, कैपिटल गुड्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, इकोनॉमी खराब की तरफ जाएगी, ओके। हम लोग इसको बजट वाले चैप्टर एंड आगे के चैप्टर्स में बहुत अच्छे से और समझेंगे कि क्यों इकोनॉमी किस चीज के ऊपर फोकस करती है, ओके। तो ट्रेड ऑफ को समझा दिया हम लोगों ने। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट है, ओके। एंड यहाँ से जो है आपका एक्चुअल में जो अभी तक तो हम लोगों ने बेसिक देखा था, अब जो है यहाँ से आपका मेजरली नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो चैप्टर है ना वो यहाँ से चालू हो जाएगा, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हमारे टॉपिक से, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के टॉपिक से। बेसिक आइडिया क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, कि प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन होना, और कंजम्पशन हम और आप जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, दीज आर इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस। ये इसका सबसे बेसिक आइडिया है। फर्म क्या करती है, फर्म हायर फैक्टर्स एंड पे इनकम, हाउस होल्ड स्पेंड इनकम टू बाय गुड्स। अभी हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, देयरफॉर सर्कुलरिटी है एंड कैसे है वो हम लोग देखते हैं, ओके।
ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं हम लोग। टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करती है तो हम लोग ना एक मॉडल जो है ना, एक इकोनॉमी के ना मॉडल पे काम करती है, मॉडल्स पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स बनाती है ताकि वो कॉम्प्लेक्स चीजों को समझ सके। तो कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिसको एक बार में सारे वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता इकोनॉमी में, ठीक है। हम लोग एक सिंपलिस्टिक मॉडल बनाते हैं पहले और समझने की कोशिश करते हैं कि वो बेसिक चीजें क्या है, वो बेसिक फंक्शन क्या है जो अगर मॉडल को कॉम्प्लेक्स भी कर दिया जाए तो भी सेम रहेगा, बेसिक सेम रहेगा। इवन इफ मॉडल बिकम्स कॉम्प्लेक्स, मॉडल कॉम्प्लेक्स होगा अगर तो बहुत चीजों में चेंज आएगी, बट कुछ तो ऐसे बेसिक चीजें होंगी ना जो हमेशा सेम रहेगी, वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो हम लोग इसलिए एक सिंपलिस्टिक मॉडल को पहले समझते हैं। तो जो पहला मॉडल है ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, वो उसमें हम लोग दो सेक्टर बस देखते हैं, एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। हाउस होल्ड हम और आप है, ठीक है। हाउस होल्ड क्या करती है, तो हाउस होल्ड जो है वो डिमांड फंक्शन देती है, वो डिमांड करती है, क्या डिमांड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करती है, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करती है। फर्म का क्या नेचर है, तो फर्म जो है वो सप्लाई कर रही है, क्या सप्लाई कर रही है, वो सप्लाई कर रही है जो गुड्स एंड सर्विसेज हम और आप डिमांड कर रहे थे। तो एक तरीके का ऐसा देखा जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो कि लेट्स सपोज कि एक फर्म के पास ₹1000 था, कहां से आया अभी उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे, ओके। ₹1000 इस फर्म के पास था, ओके। और हाउस होल्ड क्या डिमांड कर रही थी, तो हाउस होल्ड ने बोला कि मुझे ये पेन चाहिए, ये जो एक्सपी का पेन है ना जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, लेट्स सपोज कि पूरी इकोनॉमी में एक ही कंपनी है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, एक फर्म एक प्रोडक्ट। हम लोग बिल्कुल सिंपलिस्टिक मॉडल को समझ रहे हैं, सिंपलिस्टिक मॉडल को समझेंगे तो पूरी की पूरी इकोनॉमी समझ में आ जाएगी कि कॉम्प्लेक्स मॉडल पे कैसे काम करती है। अभी फॉर द सिंपलिस्टिक पर्पस हम लोग मान रहे हैं कि एक कंपनी है जिसका काम एक ही चीज को प्रोड्यूस करना है, बस इस पेन को, और इस पेन को ही क्यों प्रोड्यूस करना है, बिकॉज पूरी की पूरी हाउस होल्ड बस इसी को डिमांड कर रही है, एक ही प्रोडक्ट है जिसका डिमांड है, एक ही प्रोडक्ट है इसलिए उसका कंपनी सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो हाउस होल्ड डिमांड कर रही है फर्म से कि आप पेन बनाओ, आप क्या बनाओ, पेन बनाओ, ठीक है। तो हाउस होल्ड बोले कि ठीक है, मुझे पेन बनाने के लिए मुझे लेबर चाहिए होगा। तो हाउस होल्ड बोलेगा कि ठीक है मेरे पास लेबर सर्विस है, ठीक है। अब आप लेबर को नॉट जस्ट लेबर समझो, मैंने बताया हुआ है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लेट्स सपोज, ठीक है। लैंड, लेबर एंड कैपिटल प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। फर्म जो है लेबर को पेन प्रोड्यूस करने के लिए क्या दे रही है, तो पैसे दे रही है, ठीक है, पैसे दे रही है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने जो फैक्टर सर्विस दिया था, ये क्या फैक्टर सर्विस दिया था, फैक्टर सर्विस क्या था कि लेट्स सपोज कि लेबर दिया, ठीक है, इस पेन को बनाने के लिए, और उसके बदले में क्या मिला, तो फैक्टर इनकम मिला है, फैक्टर इनकम मिला है उस लेबर को, ठीक है। और हाउस होल्ड के पास क्या आ गया अब, तो हाउस होल्ड लेबर लेबर दिया गया, हाउस होल्ड ने, जो फर्म ने वो पूरा का पूरा ₹1000 का जो है पेन प्रोड्यूस कर दिया, जो इसके पास पूरी की पूरी ₹1000 थी उसका पूरा का पूरा पेन प्रोड्यूस कर दिया। तो चारों जो फैक्टर इनकम है सबको मिला करके हाउस होल्ड के पास कितना आ जाएगा। तो मैंने बोला एक ही इकोनॉमी है, एक ही फर्म है और एक कैटेगरी ऑफ पूरा का पूरा हाउस होल्ड है, ठीक है। तो अब इनके पास क्या आ गया, ₹1000 आ गया। फर्म फर्म ने क्या किया कि जो फर्म ने बोला कि मेरे पास ₹1000 है पड़े हुए, मेरे पास ₹1000 है, आपका डिमांड है कि मुझे आपका डिमांड है कि मुझे पेन चाहिए, तो मैं पेन को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बट पेन को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर चाहिए, आप लेबर मुझे दो, मैं उसका पेमेंट करूंगा, फैक्टर इनकम करूंगा, ठीक है। आप फैक्टर सर्विस दो, मैं फैक्टर इनकम करूंगा। तो ₹1000 का पेन पूरा का पूरा प्रोड्यूस किया गया, तो उसके बदले फैक्टर इनकम कितना रुपया का दिया गया, तो ₹1000 का दिया गया, ठीक है। अब हाउस होल्ड ने बोला कि सिंस अब आपने पेन प्रोड्यूस कर लिया है और अब हाउस होल्ड के पास ₹1000 है, कहां से आया है हाउस होल्ड के पास 1000, इनके पास तो नहीं था, इनके पास आया फैक्टर इनकम से, नेचुरल रिसोर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। वो जो हाउस होल्ड ने प्रोड्यूस किया, प्रोवाइड किया था फर्म को, तो फर्म ने उसके बदले में पेमेंट किया, ठीक है, ₹1000 फर्म ने दिया। तो अब हाउस होल्ड जो है वो डिमांड कर रहा है, तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, वो एक्सपेंड कर रहा है, वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो फर्म क्या कर रहा है, फर्म जो प्रोड्यूस किया था, अब फर्म के पास क्या पड़े हुए थे, ₹1000 के पेन प्रोड्यूस पड़े हुए थे, लेट्स सपोज कि जो पूरा का पूरा ₹1000 का पेन है वो दे दिया गया यहाँ पे। तो फर्म क्या कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है, सप्लाई कर रहा है क्या चीज का, आउटपुट का, ठीक है, इसको, या फिर
प्रोडक्शन का, जो भी प्रोड्यूस किया था ना उसको सप्लाई कर रहा है, किसको? हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड क्या कर रहा है? एक्सपेंडिचर कर रहा है। हाउस होल्ड क्या कर रहा है? एक्सपेंडिचर कर रहा है ताकि उस चीज को खरीदा जा सके। ये चीज ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ये जो मार्केट है ना, लेट मी चेंज द पेन, यस। तो ये जो है ना, ये जो मार्केट है, आई गेस चेंज नहीं हुआ है। यस। तो ये जो मार्केट है ना, ये वाला जो मार्केट है जिसमें हाउस होल्ड ने लेबर की सर्विस दी या फैक्टर सर्विस दी और फैक्टर इनकम मिला, इसको हम लोग फैक्टर मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग फैक्टर मार्केट कहते हैं। फैक्टर मार्केट में क्या हो रहा है कि फैक्टर सर्विस दी जा रही है और उसके बदले में जो है फैक्टर इनकम दिया जा रहा है, इसको हम लोग फैक्टर मार्केट कहते हैं, नाम है। इसके अलावा जो ऊपर वाला मार्केट है उसका भी हम लोग कलर चेंज करते हैं थोड़ा, एंड सपोज येलो कर लेते हैं, ठीक है, ओके। और जो ऊपर वाला है ना, इसको हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट कहते हैं। क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड ने जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड की थी, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की थी, और फर्म ने डिमांड की सप्लाई किया था गुड्स एंड सर्विसेज का। देयरफॉर ऊपर वाला जो है इसको हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर मार्केट कहते हैं। ओके, अब इस एग्जांपल में हम लोग थोड़ा क्लियर डायग्राम बनाते हैं इसका। ओके, तो क्या था? एक हाउस होल्ड था और ये फर्म है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि हाउस होल्ड ने क्या दिया? हाउस होल्ड ने जो है वो फैक्टर सर्विस दिया और फर्म उसके बदले में क्या देता है? फर्म उसके बदले में फैक्टर पेमेंट करता है, फैक्टर इनकम मिलता है, ठीक है। तो ये इनकम लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा कि हाउस होल्ड जो है वो क्या कर रही है? वो एक्सपेंडिचर कर रही है और फर्म जो है वो प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है, या प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं जब जब हम लोग कैलकुलेट, अच्छा अब हम लोगों ने क्या देखा था कि फर्म के पास इनिशियली 1000 रुपीज थी, उसने 1000 रुपीज का पेन प्रोड्यूस किया लेबर लेकर के, और पूरा का पूरा इनकम जो है हाउस होल्ड के पास आ गया ₹1000 का, ठीक है। तो इनकम कितना का होगा? इनकम 1000 रुपीज का है, ठीक है। अब इस हाउस होल्ड ने पूरा का पूरा 1000 रुपीज जो है 1000 रुपीज का पेन खरीद लिया। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस में क्या मिला था? पेन मिला था। एक्सपेंडिचर किया था, एक्सपेंडिचर कितने का किया था? 1000 का किया था, ठीक है। पेन कितने का मिला? तो पेन भी 1000 रुपीज का मिला, ठीक है। पूरे के पूरे पेन मिल गए। तो 3 तरीका है इनकम को कैलकुलेट करने का। या तो हम लोग देख लें कि टोटल इनकम कितना मिला, ये फर्स्ट तरीका है। सेकंड तरीका है कि फर्म बता दे कि मैंने कितने का प्रोडक्ट जो है सप्लाई किया है, वो दूसरा तरीका है। या फिर हाउस होल्ड बता दे कि मैंने कितने का स्पेंड किया है, कितना एक्सपेंडिचर किया है। ये 3 मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। एजम्पशन क्या है इसमें, उसको हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, और आगे देखेंगे कि क्या है। बट ये जो है वो 3 मेथड है समझने का, कि क्योंकि इनकम इज इक्वल टू 1000 रुपीज इज इक्वल टू जितना इनकम मिला था उतना ही वो सारा का सारा हाउस होल्ड ने एक्सपेंड कर दिया। तो एक्सपेंडिचर और इनकम बराबर है, जितना कमाया हाउस होल्ड ने उतना खर्चा कर दिया, कुछ सेव नहीं किया है, ठीक है। एंड कंपनी से पूछा जाए कि ठीक है हाउस होल्ड ने जितना कमाया वो सारा का सारा खर्चा कर दिया, आपसे पूछे तो आपने क्या किया? तो कंपनी ने बोला कि मैंने सेम वैल्यू का 1000 रुपीज का प्रोडक्ट डिलीवर किया है, ठीक है। देयरफॉर इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। एंड ये वो बेसिक चीज है, मैंने बोला ना कि एक सिंपलिस्टिक मॉडल से कोई तो बेसिक चीज होगी जो हमेशा काम करता होगा। एंड दिस इज दैट थिंग कि हमेशा ये होगा कि इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड, तीनों को हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, बाद में देखेंगे, ओके। इस तीनों मेथड से जो भी कैलकुलेशन से निकल करके आएगा ना, जीडीपी का फिगर जो भी निकल करके आएगा वो सब सेम होगा, वो सारा का सारा क्या होगा? सेम होगा, ओके। ये चीज है। अब इस मॉडल में अजम्पशन क्या था? लेट मी चेंज माय पेन, ओके। इस मॉडल में अजम्पशन क्या था? इसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बोला कि भाई फर्म है और हाउस होल्ड है, यही दोनों आपस में खेल रहे हैं बैठ करके। हाउएवर दो ही फर्म है। हाउएवर आप इकोनॉमी में देखोगे ना, तो इकोनॉमी में 5 सेक्टर है, इस दोनों के अलावा +3 है, तो 1 2 1 2, इसके अलावा 3 और है, 3 और है,
वो क्या क्या है कि एक तो गवर्नमेंट है, ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, तो दैट इज थर्ड, दैट इज फोर्थ, एंड एक एक्सटर्नल सेक्टर होता है, मतलब बाहर की दुनिया, बस हमारी कंट्री तो नहीं है ना, बाहर की भी तो कंट्री है, तो फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया। इसमें हम लोगों ने क्या अज्यूम किया कि इकोनॉमी में दो ही चीज है, फर्म है और हाउस होल्ड है। हम लोगों ने इसमें अज्यूम ये किया, हम लोगों ने इसमें ये अज्यूम किया कि जो फर्म है वो 1000 रुपीज उनके पास था, ओके, 1000 रुपीज पूरा का पूरा उनके पास था, एंड पूरा का पूरा उसने जो है वो फैक्टर इनकम में जो है दे दिया है, ठीक है, इनकम जो है पूरा का पूरा फैक्टर इनकम को दे दिया है, ओके। हाउस होल्ड के पास जब 1000 आया तो हम लोगों ने अज्यूम किया कि ये पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर कर दे रहा है, ये कुछ भी सेव नहीं कर रहा है, सेव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं सेव कर रहा है? क्योंकि हम लोगों ने अज्यूम किया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो हैं ही नहीं। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है तो आप सेव नहीं करोगे, आप पूरा का पूरा पैसा क्या करोगे, आप इन्वेस्ट कर दोगे, पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे कंजम्पशन में, ओके। तो ये है। उसके अलावा हम लोगों ने अज्यूम किया कि हाउस होल्ड जो है वो कंट्री में ही खरीद रहा है, वो एक ही फार्म है, वो उसी से खरीद रहा है। हो सकता है ना कि, बट एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ चीजें इंपोर्ट भी होती है, ठीक है। फर्म क्या है, फर्म जो 1000 रुपीज का पेन खरीदा था तो हो सकता है कि 4000 का डोमेस्टिक इकोनॉमी में बेच दे, हो सकता है कि वो एक्सपोर्ट भी तो कर सकती है। तो हम लोगों ने बोला कि एक्सटर्नल सेक्टर दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है। हम लोगों ने बोला कि भाई कोई गवर्नमेंट तो है ही नहीं, हम लोगों ने अज्यूम किया कि गवर्नमेंट तो है ही नहीं। अब गवर्नमेंट ना दोनों से टैक्स लेती है। अब लेट्स सपोज कि 1000 रुपीज हाउस होल्ड के पास आता और गवर्नमेंट कहती है कि आपको इसमें से मुझे 200 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा, तो अब इनके पास क्या बचता, 800 रुपीज बस बचता। तो अब ये क्या एक्सपेंड कर पाते, क्या वो 1000 कर पाते, नहीं, वो 800 ही कर पाते, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो इकोनॉमी में ऐसे 5 सेक्टर्स हैं ब्रॉडली, फर्म है, हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एंड एक्सटर्नल सेक्टर है। हम लोगों के बेसिक मॉडल में assumption ये था कि बस फर्म और हाउस होल्ड है, ठीक है। तो इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो हम लोग देखते हैं, ओके। सो यस, इट इज, ठीक है। फैक्टर इनकम कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, देखते हैं, ठीक है। जो हम लोग अभी बात कर रहे थे एनसीईआरटी का डायग्राम है कि भाई फर्म है और हाउस होल्ड है, ठीक है। एंड हाउस होल्ड ने क्या किया, हाउस होल्ड ने क्या किया है, फैक्टर सर्विसेज दिया है, उसके बदले हाउस होल्ड को क्या मिल रहा है, देख लो एरो इस तरफ है, ठीक है। तो फैक्टर पेमेंट मिल रहा है उसके बदले में। उसके बाद हाउस होल्ड ने डिमांड क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके बदले हाउस होल्ड को खर्चा करना है। सेम चीज हम लोग बता रहे थे, सर्कुलर फ्लो ऑफ अ सिंपल इकोनॉमी, ओके, एक सिंपल इकोनॉमी का assumption क्या था, there is no government, there is no foreign trade, there is no savings, there is no government, no foreign trade, why, because we assume कि जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी वो जो बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट नहीं करता है, गुड्स एंड सर्विसेज के लेन देन के लिए, या फिर और भी फैक्टर सर्विसेज के लेन देन के लिए। कभी हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी को और ओपन इकोनॉमी को थोड़ा डिटेल में। अच्छा, सेविंग्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अज्यूम किया गया, अजम्पशन ये है कि देयर इज नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक नहीं है सेव करने के लिए या फिर कुछ और। एंड उस मॉडल से हम लोगों ने देखा था कि इनकम, एक्सपेंडिचर एंड आउटपुट जो है वो सबका सब बराबर आया था, ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वो जो हमारा एग्जाम्पल था ना, कि वो जो सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल है, हाउस होल्ड वाला है, फर्म वाला है, ठीक है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि लेट्स सपोज कि गवर्नमेंट है, ठीक है। इसको भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, लेट्स सपोज गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या मान रहे थे कि रुपीज 1000 इनके पास है, 1000 इनके पास है, और लेबर सर्विस दिया गया, फैक्टर सर्विस दिया गया, एंड इसके बदले में 1000 रुपीज जो है इनको दिया गया, ठीक है, 1000 रुपीज दिया गया। अब हाउस होल्ड के पास क्या आ गया, 1000 रुपीज आ गया। बट इस टाइम क्या है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपने 1000 रुपीज कमाया है लेबर सर्विस देकर के, मैं कमा रहा हूं अगर यहाँ पे, तो मुझे टैक्स पे करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आपको मुझे 200 रुपीज देना पड़ेगा, उसके बाद जो बचा आप उसका जो करना है करो। तो अब हाउस होल्ड कह रहा है कि मेरे पास तो 800 ही बचे हैं, तो फर्म कह रहा है कि मेरे पास तो 1000 रुपीज के पेन पड़े हुए हैं, मैंने 1000 रुपीज का पेन प्रोड्यूस कर लिया, पूरा का पूरा आपको दे दिया, हाउस होल्ड को दे दिया। हाउस होल्ड कह रहा है कि मेरे से तो गवर्नमेंट ने ले लिया 200 रुपीज, तो अब तो मेरे पास 800 ही बचे हैं, तो मैं आपसे कितने का जो है पेन जो है, कितने का, गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो कितने का पेन हम लोग ले सकते हैं, तो 800 का ही पेन ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्म कितने का प्रोवाइड कर रही है इनको, 800 का पेन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, ओके। इनके पास क्या बच गया है, तो ये 800 का पेन डोमेस्टिक जो मार्केट है हमारा, जो डोमेस्टिक मार्केट उसमें था, बट इनके पास लेफ्ट क्या हो गया,
₹200 के आसपास का पेन जो है ना इनके पास लेफ्ट है, बचा हुआ है, इन्वेंटरी की तरह बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड से गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया था। ओके, एक और चीज एग्जाम्पल हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग करेंगे उसको इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है। अब जो नया इकोनॉमिक मॉडल है उसमें एक फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, ₹1000 पे पूरा का पूरा सर्कल चला कि फर्म के पास 1000 था, उसने 1000 दिया, बट हाउस होल्ड से गवर्नमेंट ने ₹200 का टैक्स ले लिया। तो अब जो नया इक्विलिब्रियम है ना वो 800 पे चलेगा कि अब ये हाउस होल्ड कह रहा है कि मैं तो 800 ही आपको दे पाऊंगा, तो फिर 800 का ही पेन डिलीवर हो रहा है। अब इसके पास 800 आ रहा है, फिर से इसने लेबर दिया और जो है ₹800 जो नेक्स्ट साइकिल है, फिर उसमें भी जो है वो कम जो है कम से कम पे खरीदा जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं लीकेजेस। क्या कहते हैं हम लोग? इसको लीकेजेस कहते हैं। ओके ओके ओके, यस, इसको हम लोग कहते हैं लीकेजेस। लीकेजेस इन इकोनॉमी, लीकेजेस इन द इकोनॉमी। किस किस तरीके का लीकेजेस है? लेट्स सपोज कि सेम एग्जांपल में हम लोग एक और चीज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है और हाउस होल्ड के पास जो 1000 था ना, उस 1000 में से वो ₹200 सेव भी कर ले रहा है। ₹200 सेव कर ले रहा है। अगर 200 सेव करता तो अब क्या होता? अब तो 800 भी नहीं बचता, -200 और कर देते। तो अब हाउस होल्ड कहता है कि मेरे पास बस 600 है, मैं 600 का ही पेन खरीद पाऊंगा। तो फर्म क्या कहती है कि मेरे पास अब कितने बच गए? तो अब वो कहते हैं कि मेरे पास तो 400 के पेन बच गया। ठीक है, तो अब जो पूरा का पूरा सर्कल है ना वो 600 के हिसाब से चलता है, नेक्स्ट सर्कल 600 के हिसाब से चलता है। ओके, तो क्या हो रहा है? आप देख रहे हो कि 1000 से जो है 600 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। इकोनॉमी में पहले 1000 इनकम फ्लो हो रहा था, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जो है प्रोडक्ट। ₹1000 का इनकम किया था हाउस होल्ड ने, 1000 का ही एक्सपेंडिचर किया और उसी 1000 एक्सपेंडिचर का पेन जो है इक्विवेलेंट अमाउंट का दिया गया था। बट अभी आप देख रहे हो क्या ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लीकेजेस इन द इकोनॉमी। किस किस तरीके का लीकेजेस होता है इकोनॉमी में? किस किस से होता है? सेविंग्स, सेविंग्स लीकेजेस है इकोनॉमी का। ओके, उसके बाद क्या है आपको? उसके बाद क्या है कि एक और क्या हो जाएगा आपको? इंपोर्ट हो जाएगा, समझेंगे? एंड आपको क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। ठीक है, टैक्स है, इंपोर्ट है, सेविंग्स है। क्यों? टैक्स गवर्नमेंट ने लिया तो हाउस होल्ड के पास कम पैसा बचा। अच्छा, हाउस होल्ड कह सकती है कि मैं बाहर की कंट्री से, मैं यूएस से ये पेन मंगाऊं, ये जो पेन है ना मैं यूएस से मंगाऊंगा। ठीक है, तो वो कह सकती है कि मेरे पास जो 600 बचे थे ना, मेरे पास जो 600 बचे हुए थे पेन को आपसे खरीदने के लिए, इंडियन फर्म से खरीदने के लिए, तो वो बोलेगा कि मैं आपसे 500, इंडियन फर्म से मैं 500 का ही खरीदूंगा एंड बाहर की फर्म से मैं ₹100 का इंपोर्ट करूंगा। तो अब जो नया साइकिल चलेगा वो सेम एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो अब इंडियन फर्म के पास कितना पैसा है? 500 है, तो वो 500 के ही हिसाब से प्रोड्यूस कर पाएगी, 500 का ही लेबर पेमेंट कर पाएगी। तो अब जो पूरी साइकिल है वो 500 पे चली जाएगी। देयरफॉर इंपोर्ट इज आल्सो अ लीकेज। सेविंग्स भी लीकेज है कि हाउस होल्ड ने डिसाइड किया कि 1000 में से मैं 200 को सेव करूंगा, तो अब जो बच रहा है ना मैं बस उतने को ही घुमाऊंगा, उतने का ही सर्कुलर फ्लो होगा। तो सेविंग्स पे लीकेजेस है। तो क्या क्या लीकेजेस हो गया? सेविंग्स इज अ लीकेज, इंपोर्ट इज अ लीकेज, ओके, एंड टैक्स इज अ लीकेज। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीकेजेस कहते हैं। अब सेम 3 सेक्टर कौन कौन सा हम लोगों ने बोला? एक्सटर्नल सेक्टर, गवर्नमेंट, ठीक है, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये तीनों में हम लोग लीकेजेस देखते हैं और ये तीनों में एक और टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंजेक्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंजेक्शन। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर में लीकेज क्या है कि इंडियन हाउस होल्ड ने बाहर की यूएस से कुछ मंगवा लिया। ठीक है, तो अब जो पैसा बचा इंडियन फर्म के पास, इंडियन फर्म को से जो खरीदा जाएगा वो कम हो गया, जो अभी हम लोगों ने समझा। तो इंपोर्ट लीकेज है। अच्छा, गवर्नमेंट क्या लीकेज किसके थ्रू करवा रही है? टैक्स के थ्रू। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लीकेज किस तरीके से हो रहा है? जो हम लोग सेव कर रहे हैं। बट सेम सेक्टर्स जो है इकोनॉमी में, तो लीकेजेस क्या करता है? लीकेजेस क्या करता है? इंपॉर्टेंट है। लीकेजेस जो है वो इकोनॉमी में, व्हाई इज इट नॉट मूविंग? ओके ओके, तो जो क्या बात कर रहे थे हम लोग? लीकेजेस की बात कर रहे थे। तो लीकेजेस में क्या है ना कि वो क्या करता है? एक डाउनवर्ड, इंपॉर्टेंट है, डाउनवर्ड इक्विली सॉरी डाउनवर्ड इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है। अगर ये सेम सेक्टर्स, लेट्स सपोज गवर्नमेंट टैक्स कर रही है तो गवर्नमेंट स्पेंड भी तो करती है।
गवर्नमेंट स्पेंड भी तो करती है, रोड्स बना रही, ब्रिजेस बना रही, कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रही है। तो अगर फर्म के पास 1000 रुपया था, ठीक है, फर्म के पास 1000 रुपया था, याद है? हम लोग उस एग्जाम्पल को फिर से देखेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर में इंपोर्ट हो रहा, तो एक्सपोर्ट भी तो हमारी कंपनी भी तो एक्सपोर्ट कर रही है बाहर। अच्छा, सेविंग्स हो रहा है तो लोन भी तो दे रही है। तो अब हम लोग एक फाइनल डायग्राम देखेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सो देर आर 5 सेक्टर्स: हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म जो कंपनी है, ओके, गवर्नमेंट, इसके अलावा हम लोग और देख लेते हैं। एक आप समझ लो, एक एक्सटर्नल सेक्टर है, एक्सटर्नल सेक्टर है, और एक आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझ लो, ठीक है। तो अब ये जो पूरा का पूरा चीज है, अब अगर गवर्नमेंट स्पेंड करेगी तो फर्म के पास क्या था? इनिशियली ₹1000 था, ठीक है, 1000 था। तो इसने लेबर सर्विस दिया हाउस होल्ड ने, एंड लेबर दिया, एंड इसने ₹1000 का वो देते लेबर सर्विस। बट गवर्नमेंट कहती है कि मैं आपको ₹200 दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको 200 दे रहा हूँ और आप रोड कंस्ट्रक्ट करो। ये फर्म क्या करिए? रोड कंस्ट्रक्ट कराए। तो अब फर्म के पास कितने पैसे हैं? 200 एक्स्ट्रा है, टोटल कितना? ₹1200 है, ठीक है। अब लेबर ने पूरी की पूरी सर्विस अगर दी है, तो अब इसको क्या मिलेगा? 1200 मिलेगा। तो एक्चुअल में क्या पैसा था? 1000 था, बट अब इकोनॉमी में क्या घूमने लग गया? 200 एक्स्ट्रा घूमने लग गया। एंड फिर ये सेम चीज होगी, वो प्रोडक्ट लेंगे एंड सेम चीज का प्रोडक्ट घूमेगा। सेम चीज है कि अगर अगर हम लोग बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो वो सेव कर रहे थे, बट लेट्स सपोज कि वो हाउस होल्ड को कहता है या फिर वो फर्म को ही कहता है कि मैं आपको ₹200 दे रहा हूं, और अगर वो 200 और देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ₹1400 फिर घूमने लग जाएगा इकोनॉमी में पूरा का पूरा। अगर वो इसको 200 और देता है तो इनके पास कितना आया था? 1200 आया था पिछले वाले साइकिल से, प्लस 200 इसने लोन ले लिया। बैंक क्या दे रही है? लोन दे रही है। तो अब जो ये हाउस होल्ड है, ये कह रहा है कि मुझे तो 1400 के प्रोडक्ट्स चाहिए। तो अब ये कितने का प्रोड्यूस करेगा? 1400 का प्रोड्यूस करेगा। इसके बदले में लेबर को क्या मिलेगा? फिर से 1400 मिलेगा। आप देख रहे हो अपर इक्विलिब्रियम की तरफ चीजें जा रही है। एक और चीज, हाउस होल्ड कहता है, ये जो फर्म है ना, ये कहती है कि मैं जो है कुछ एक्सपोर्ट भी करूंगा, ठीक है। एक्सपोर्ट कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स को बाहर भेज रहा है, तो पैसा बाहर से, लेट्स सपोज ₹200 बाहर की कंट्री से आ रहा है। तो अब क्या इसके पास? 1600। तो अब क्या 1600 घूमने लग जाएगा? ये पूरी की पूरी इकोनॉमी में अब 1600 घूमेगा। ओके, सो दीज आर व्हाट? दीज आर इंजेक्शंस इनटू द इकोनॉमी। इंजेक्शंस क्या क्रिएट करता है? इट क्रिएट्स अपवर्ड, it creates what? It creates upward equilibrium in the economy. Oh, sorry. So sorry. Okay. उस पे हाँ, मैंने उसको स्विच करना भूल गया था। ओके, तो ये क्या करता है? ये एक अपवर्ड इक्विलिब्रियम को क्रिएट करता है, अपवर्ड इक्विलिब्रियम को क्रिएट करता है। ओके, तो हम लोग अभी देख रहे थे, जो शायद वो स्क्रीन स्विच नहीं होने के कारण प्रॉब्लम हो गया होगा, कि हम लोग ये चीज देख रहे थे कि जो एग्जाम्पल है इसमें हम लोग देख रहे थे कि कि फर्म के पास 1000 था, तो पहले 1000 घूम रहा था। लेट्स सपोज फर्म को बैंक ने 200 रुपए का, बैंक ने जो, मैं चेंज करके आपको दूसरे कलर से चेंज करके आपको वापस बताता हूँ। ओके, तो फर्म के पास क्या था? इनिशियली 1000 रुपीज था, ठीक है। अब क्या हुआ कि बैंक ने फर्म को 200 रुपए दिए, तो अब बैंक फर्म के पास कितने? 1200 रुपए हैं, ठीक है। अब फर्म के पास 1200 रुपए हैं। लेट्स सपोज कि वो 1200 रुपए का कुछ लेबर लेता है, 1200 रुपए का कुछ प्रोड्यूस करता है। तो अब हाउस होल्ड के पास कितने रुपए हैं? 1200 रुपए हैं। लेट्स सपोज कि फर्म को नहीं भी देती है, एंड 1000 रुपीज ही चल रहा था। 1000 रुपीज फर्म के पास था, 1000 रुपीज हाउस होल्ड के पास आ गया, लेबर दिया गया, एंड 1000 रुपीज आ गया। हाउस होल्ड ने 200 रुपए का लोन ले लिया, तो अब हाउस होल्ड के पास 1200 रुपए हैं। अब वो 1200 रुपए का डिमांड कर रहा है फर्म से, कुछ जो है 1200 रुपए का डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो 1200 रुपए का डिमांड कर रहा है, तो अब फर्म कितने का प्रोड्यूस करिए? 1200 का प्रोड्यूस करिए। 1200 का प्रोड्यूस करने के लिए वो 1200 का लेबर ले रही है, ठीक है। तो अब क्या है? 1000 से 1200 के साइकिल पे शिफ्ट हो चुके हैं हम लोग। सेम चीज फर्म अगर कहती है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी के अलावा मैं 200 रुपीज का एक्सपोर्ट भी करूंगा, तो अब इनके पास कितने पैसे हैं? 1400 अपने खुद के पैसे हैं फर्म के पास। तो अब जो नया साइकिल चलेगा वो 1400 का चलने लगेगा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड फैक्टर क्या था? एक्सपोर्ट हो गया, बैंक हो गया, एंड थर्ड चीज है गवर्नमेंट। लेट्स सपोज गवर्नमेंट पास टैक्स तो नहीं ले रही, गवर्नमेंट स्पेंड भी तो कर रही है। तो गवर्नमेंट फर्म को कहती है कि आपके पास 1000 रुपीज थे, मैं आपको 200 और देता हूं,
तो अब आपके पास 1200 रुपीज है, आप मुझे रोड भी बना करके दो। उसके लिए रोड बनाने के लिए वो लेबर हायर करेगा, ठीक है, 200 रुपए के करस्पॉन्डिंग एक्स्ट्रा लेबर हायर करेगा। तो अब फिर क्या है, इनके पास फिर से क्या जा रहा होगा, 1200 रुपए जा रहा होगा। तो टोटल आप जब देखोगे ना, इंजेक्शन है इस तरीके का इकोनॉमी में, ये सब क्या इंजेक्शन है, ठीक है। बट जो ओवरऑल इकोनॉमी काम करेगी ना, इकोनॉमी में इंपोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, मतलब कुछ पैसे बाहर जा भी रहे हैं, बाहर से पैसे आ भी रहे हैं। अच्छा, टैक्स में डाउनवर्ड इक्विलिब्रियम हो रहा है, बट जब गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है तो पैसे ज्यादा अपवर्ड इक्विलिब्रियम में। सेविंग्स से क्या हो रहा है, डाउनवर्ड इक्विलिब्रियम हो रहा है, बट जब लोन दे रही है सेम बैंक, तो क्या हो रहा है कि अपवर्ड इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो जो नेट निकल करके आएगा ना, वो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड इक्विलिब्रियम का एक नेट निकल करके आएगा, ठीक है, वो एक नेट निकल करके आएगा। ओके, सो दिस इज ओके, सो एक क्या निकल करके आएगा, नेट निकल करके आएगा। ये नेट अगर नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड इक्विलिब्रियम होगा, अगर नेट पॉजिटिव निकल करके आया तो अपवर्ड इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज, हो सकता है कि 1000 से स्टार्ट किया था फर्म ने और वो अब 1800 के साइकिल पे चल रहा है। ये भी हो सकता है कि 1000 से स्टार्ट किया और वो अब 900 के साइकिल पे चल रहा है, ठीक है। डाउनवर्ड इक्विलिब्रियम के केस में, अपवर्ड इक्विलिब्रियम के केस में, और किसी भी बीच में कोई भी फिगर हो सकता है, ओके। सो दिस इज अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक बेसिक मॉडल हम लोगों ने देखा था। बेसिक मॉडल में क्या था, बस हाउस होल्ड थी और फर्म था। ये सिंपलिस्टिक एजम्पशन था ये समझने के लिए कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर्ड। ये चीज बेसिक है, ये बेसिक तकिया कलाम है, ये बेसिक रूल है। ये आप देखो, जब हम लोगों ने 3 और सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया, एक्सटर्नल सेक्टर को किया, गवर्नमेंट को किया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को किया, तो भी बेसिक चीज दैट इज इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये तीनों चेंज नहीं हुआ है, ये नहीं चेंज हुआ है। ओके, इसलिए हम लोग सिंपल इक्विलिब्रियम एंड उसकी बात कर रहे थे, ठीक है। ओके, ये रहा हमारा नोट्स। ओके, सेम चीज जो हम लोग इतने देर से समझा रहे हैं, लीकेजेस किस किस तरीके का, सेविंग्स है, टैक्सेशन है, इंपोर्ट है, इंजेक्शन इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आप लोन समझ लो, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है एंड एक्सपोर्ट्स है, ठीक है। ओके, अब आता है, इससे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो देखा था, क्या देखा था कि हाउस होल्ड था, फर्म था, फर्म ने लेबर दिया, इसके बदले में क्या मिला, इसे इनकम मिला, फैक्टर इनकम मिला, ठीक है। हाउस होल्ड क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, इसके बदले में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है। तो पहला मेथड इनकम और हम लोगों ने बोला इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिलीवर्ड, ठीक है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर्ड। देयरफॉर पहला मेथड इनकम मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड और थर्ड क्या है, प्रोडक्ट मेथड है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं पहला प्रोडक्ट मेथड, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, इसको हम लोग कल करते हैं, एक नए लेक्चर में करते हैं। एंड जो हम लोग को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अच्छे से समझ में आया, ये 3 मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक फ्रेश माइंड से हम लोग इसको जो है करने की कोशिश करेंगे। लेट्स वाइंड अप दिस लेक्चर ओवर हियर ओनली। ओके, थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा।